हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का ये जो सेशन है ये आपका रहने वाला है सीआरपीसी के रैपिड रिवीजन के पार्ट 2 के साथ डील करेंगे। इसके अंदर हम लोग एक पार्ट पहले आपका जा चुका है जिसके अंदर सेक्शन 1 से 153 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट वाला लेक्चर है, उसके अंदर अगर किसी तरीके की आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज का जो सेशन है वो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 153 के बाद के सेक्शन, मतलब जो पार्ट 1 है उसके अंदर आपके सेक्शन 1 to 153 तक कवर किए गए थे। सेकंड लेक्चर के अंदर हम लोग आज कवर करेंगे अपना 154 ऑनवर्ड्स, मतलब कि चैप्टर नंबर 12 से आगे के जो सेक्शन है उनको डील करेंगे। तो रैपिड रिवीजन रहने वाला है। अलर्ट होके बी कंसंट्रेटेड, अपना जो भी हाइलाइटर है, पेन है, पेपर है, बेयर एक्ट है, ये सब कुछ रखिए अपने पास, ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनिए। स्पीडली हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करते हैं। आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस है, कॉन्ट्रैक्ट है, ये कवर 4 हो जाएंगे। 3 पहले अवेलेबल आपके हैं, एक ये हो जाएगा। उसके बाद कोशिश करेंगे जो बचे हुए जो आपके कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे माइनर एक्ट का कुछ रैपिड रिवीजन पार्ट रहते हैं तो उनको कवर करेंगे। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं सेक्शन 154 एफआईआर के साथ। एफआईआर का मतलब हुआ फर्स्ट इन टाइम जो रिपोर्ट एक कोई भी विक्टिम पर्सन या कोई भी अदर पर्सन जिसको कि किसी भी ऑफेंस के होने की नॉलेज है, किसी को भी पता है कि ये ऑफेंस कमिट हो चुका है जो कि आपके कोग्निजेबल नेचर का ऑफेंस हो, मतलब कोई ग्रेविटी वाला या फिर ग्रीवियस नेचर का कोई ऑफेंस है, उसके रिगार्डिंग अगर किसी को पता है कि ऑफेंस कमिट हो चुका है, चाहे वो पर्सन आपका विक्टिम खुद हो सकता है, एक्यूज्ड हो सकता है या एनी अदर पर्सन है, तो वो पर्सन किसी भी पुलिस स्टेशन के अंदर जाके, अब पुलिस स्टेशन मतलब कोई भी पुलिस स्टेशन कहने का मतलब ये हुआ कि 0 एफआईआर होती है जहां पर आपका ज्यूरिस्डिक्शन जिस पुलिस ऑफिसर की या फिर जिस पुलिस थाने की आपकी ज्यूरिस्डिक्शन नहीं बनती वहां पे 0 एफआईआर होगी, और अदरवाइज आपका रेगुलर एफआईआर आपकी जो है दर्ज करी जाती है। तो कोग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आपकी 2 तरीके से जा सकती है, या तो ओरली के अंदर जाता है या फिर आपकी रिटर्न में जाएगी। और इन केस अगर आपने राइटिंग में दिया तो साइन करके वो रजिस्टर कर लेंगे पुलिस ऑफिसर, और अगर आपने ओरली स्टेटमेंट दी है तो उसको पुलिस ऑफिसर या तो खुद या फिर किसी भी ऑफिसर से वो उसको लिखवाएगा, लिखने के बाद पढ़ाया जाएगा या पढ़ के बताया जाएगा उस इन्फॉर्मेंट पर्सन को, और उसके बाद उसके साइन करवाए जाएंगे। तो ये प्रोसेस आपके 154 के अंदर दिया गया है। देखते हैं बेरक में क्या लिखा है। डायरेक्टली मतलब ऐसा कोई भी ऑफेंस होगा जहां पर एक तरीके से देखा जाए तो कोई ऐसा ऑफेंस जिसके लिए डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मैजिस्ट्रेट, तो वो केस आपका कोग्निजेबल नेचर का ऑफेंस माना जाता है। 154 आपका बोलता है इन्फॉर्मेशन इन कोग्निजेबल केसेस, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस जो कि आपका कोग्निजेबल नेचर का है, इफ गिवन ओरली टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन shall be reduced to the writing by him or under his direction and be read over to the informant, and every such information whether given in writing or reduced to the writing as aforesaid shall be signed by the person giving the information, and the substance thereof shall be entered to the book kept in the such police officers ऑफिस, मतलब उस पुलिस स्टेशन के अंदर जहाँ पे आपका रजिस्टर रखा होता है, स्टेट गवर्नमेंट ने जैसे बता रखी है उस तरीके से आपका एक फॉर्मेट के अंदर एक रखा गया रजिस्टर, उसके अंदर वो सारी चीज़ें लिखता है और उनका एक नंबर देता है, सीरियल नंबर। तो वो आपकी फर्स्ट क्लोज के अंदर। फिर आपका बोलता है कि अगर कोई ऑफेंस ऐसा जो वुमेन के अगेंस्ट हुआ है, जैसे 326 से रिलेटेड है या फिर आपके 354 से रिलेटेड है, 376 से रिलेटेड है, तो वो सब कुछ आपकी चीज़ें क्या होगी, या तो उनका ऑफेंस का कमीशन हुआ या फिर वो अटेम्प्ट हुए, उसके कमीशन को अटेम्प्ट किया गया है, तो सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर वुमेन ऑफिसर होगी, वुमेन पुलिस ऑफिसर होगी जो उनको रिकॉर्ड करेगी अगर वुमेन से रिलेटेड ऑफेंसेज है तो। फिर आपका प्रोवाइडेड फर्दर दे दिया कि इन ऑफेंसेस के अंदर आपकी अगर ऐसी कुछ चीज़ है और वो ऑफेंस ऐसे पर्सन के खिलाफ हुआ है जो कि मतलब वुमेन है जो कि परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी जो है करवाई जा सकती है। सिंपल लिखा है कि अटेम्प्टेड टेम्परेरी और परमानेंटली mentally physically disabled, then such information shall be recorded by the police officer at the residence of the person seeking to report such offense or at convenient place of such a person's choice in the presence of the interpreter or special educator as the case may be, and the recording of such information shall be videographed। मतलब उनके कंफर्टेबिलिटी वाला जो प्लेस होगा वहां पे जाके रिकॉर्ड करेंगे और उसको वीडियोग्राफ जो है वो उसकी वीडियोग्राफी भी की जा सकती है। फिर पुलिस ऑफिसर जो भी आपका ये रिपोर्ट लेगा वो 164 के हिसाब से उसकी फिर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करवा देगा, मैजिस्ट्रेट के सामने उसके बयान भी करवाए जाएंगे। फिर आपका कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी है रिकॉर्ड करी गई है उसकी एक एक कॉपी आपकी एक्यूज्ड पर्सन को भी 207, 208 सेक्शन आएंगे वहां पे भी आपको दी जाती है, और साथ में जो पर्सन आपका इन्फॉर्मेंट है उसको भी इसकी कॉपी है जो दी जाती है। इसके अंदर आपका केस आता है रामानंद राठौड़ वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश का और श्यामलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2008 का, तो ये 2 केस आते हैं इसके ऊपर।
थर्ड क्लोज आपका बात करता है कि एनी पर्सन एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल की वजह से, अगर पुलिस ऑफिसर ने उसकी रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने से अगर रिफ्यूज़ कर दिया तो उससे कोई भी पर्सन जो एग्रीव्ड है वो पर्सन कर क्या सकता है कि वो वहाँ का जो भी एसपी होगा उसको वो बाय पोस्ट भेज देता है, जहाँ पे वो एसपी खुद या फिर वो किसी और पर्सन की ड्यूटी लगा के उसको इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करवाता है। तो एवरी पर्सन जो भी आपका एग्रीव्ड बाय द रिफ्यूजल ऑन द पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑन द रिकॉर्ड to record the information referred to in subsection 1 may send the substance of such information in writing by post to the superintendent of the police, मतलब एसपी को भेज देगा। if satisfied that such information discloses the commission of a cognizable offense, और इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ उसने बना के भेजा कि जहां से लगता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है cognizable नेचर का, तो shall either investigate the case himself, या तो खुद करेगा या फिर डायरेक्ट द इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय द पुलिस ऑफिसर जो कि आपका सबॉर्डिनेट टू हिम, उसकी ही के अंडर में आने वाले किसी भी ऑफिसर को है आपका बोला जा सकता है। इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय दिस कोड एंड सच जो ऑफिसर है शैल हैव ऑल द पावर ऑफ एन इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रिलेशन टू दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस से रिलेटेड जो भी आपका एसएचओ था उसकी जितनी पावर होती है वो ही उस एसपी के द्वारा जिस पर्सन के ऊपर ड्यूटी लगाई जाती है उसके पास भी वो सेम पावर आपकी चली जाएंगी। अब बात आती है इसके अंदर आपके कमेंट के अंदर लिखे हुए कुछ केसेस है कि नो डिस्क्रिशन द पुलिस ऑफिसर टू होल्ड द प्रीलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर रिकॉर्डिंग एफआईआर को रिकॉर्ड करने से पहले उनके पास किसी तरीके की कोई भी डिस्क्रिशन जो है वो छोड़ी नहीं गई है कि प्रीलिमिनरी वो इंक्वायरी करे। या ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उस केस के अंदर बताया गया था। और उसके बाद बोलता है एक केस इंपॉर्टेंट केस है शंभू दास वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, जिसके अंदर बोला कि एफआईआर अपने आप में एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस आपका नहीं होता है, ये आपका कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कोरोबोरेट द मैटर करने के लिए यूज की जाती है। फिर आपकी क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपकी बताई गई है कि कुछ गुप्त सूचनाएं आ जाती है तो उसको क्या एफआईआर मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं, उसके लिए है कि गुप्त सूचना को एफआईआर है जो नहीं माना जाता है। फिर आपका अगर एफआईआर लॉन्च करने में आप डिले कर देते हो तो क्या उसका इफेक्ट पड़ेगा अपने ट्रायल के ऊपर या फिर आपके केस के ऊपर, तो वो ज़्यादा आपका कोई नेसेसरीली फैटल नहीं करता, ये जरूरी नहीं होता। सपोज कि किसी के घर में अगर मर्डर हुआ है तो जरूरी नहीं ना कि उसी दिन जाके वो एफआईआर भी करवा देगा, या फिर किसी का रेप हुआ है तो हो नहीं सकता कि वो लड़की इस तरीके की सिचुएशन के अंदर हो, उस टाइम पे मेंटली प्रिपेयर होगी जाके उसके ऊपर एक्शन ले, या फिर सोसाइटल प्रेशर आ जाता है, कुछ फैमिली का प्रेशर हो जाता है, तो उन चीज़ों के अंदर दबिश में आके हो सकता है कि वो पर्सन उसके लिए एफआईआर ना करवाए। तो लेट एफआईआर करवाना जरूरी नहीं है कि आपके केस को एडवर्स इफेक्ट है जो करेगा। अब आता है आपका सेक्शन नंबर 155 ऑफ दी सीआरपीसी जो कि आपका डील करता है नॉन कोग्निजेबल केसेस के साथ। नॉन कोग्निजेबल केसेस मतलब ऐसा कोई भी ऑफेंस जिसके अंदर पुलिस ऑफिसर आपका अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं कर सकता, अपने आप से उसके ऊपर है जो कोई भी तरीके की इन्वेस्टिगेशन है जो नहीं कर सकता है, तो उनके लिए 155 है, जिसके अंदर क्या बोलेगा कि कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसके अंदर कोई पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं होती, तो उस केस के अंदर जब भी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी तो वो या तो उसको खुद लिखेगा, कहाँ पे लिखेगा, एक रजिस्टर रखा जाता है एनसीआर डायरी जिसको बोली जाती है, नॉन कोग्निजेबल रिपोर्ट की डायरी रहती है जो स्टेट गवर्नमेंट ने बता रखी होती है कि किस फॉर्मेट में आपको रखनी है, उसके अंदर एंटर करेगा और उस पर्सन को, उस इन्फॉर्मेंट पर्सन को विद आपकी क्या होगी उस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। तो ये रहते हैं 155 के क्लॉज नंबर 1 के अंदर, जहां पर उसके पास कोई पावर नहीं होती है खुद से इन्वेस्टिगेशन करने की। अब जब वो इन्फॉर्मेशन आगे भेजेगा तो इन्फॉर्मेशन आगे भेजने के बाद वो मैजिस्ट्रेट, जैसे ये इलाका मैजिस्ट्रेट आपका कि जहां पर उसने इन्फॉर्मेशन आपकी रिसीव की, अब ये उस इलाका मैजिस्ट्रेट को या फिर आपके ट्राई करने वाले एक अथोराइज्ड जो भी कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट हो उसके पास फॉरवर्ड करेगा। तो भले ही वो जो इलाका मैजिस्ट्रेट है उसके पास उस केस को ट्राई करने की पावर ना हो, वो फिर भी क्या है इन्फॉर्मेशन रिसीव करके और इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर जो है वो पास कर सकता है। तो वही चीज आपकी इस पूरे सेक्शन के अंदर आएगी। तो फर्स्ट क्लोज आपका लिखा है कि व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन ऑफ नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस ही शैल एंटर और कॉज इट टू बी एंटर्ड द सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन इन ए बुक जिसको बोला जाता है एनसीआर डायरी इन दिस बिहाफ एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मैजिस्ट्रेट, और वो पर्सन आपका मैजिस्ट्रेट को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, जो भी पर्सन इन्फॉर्मेंट है उसको वो पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करने के बाद आगे फॉरवर्ड कर देगा। सेकंड बोलता है कि जब भी कोई केस आपका यहाँ पे इसने रिकॉर्ड करना होता है तो उस केस के अंदर नो पुलिस ऑफिसर शेल इन्वेस्टिगेट ए नॉन कोग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बिना इस तरीके के केसेस के अंदर आपका खुद से इन्वेस्टिगेशन वो नहीं कर सकता। और मैजिस्ट्रेट कौन सा, हैविंग पावर टू ट्राई सच केस, ऐसा मैजिस्ट्रेट जिसके पास पावर है उस केस को ट्राई करने की या फिर उसके पास पावर है अपने उस केस को आगे सिर्फ ट्रायल के पर्पज से कमिट करने की। अब कमिटल की पावर का मैं बता देता हूँ, जैसे एक मैजिस्ट्रेट इलाका मैजिस्ट्रेट जैसे मैंने बताया उसके पास ट्रायल करने की पावर हो सकती है, या फिर ऐसा कोई मैजिस्ट्रेट होगा जिसके पास उस केस को आगे ट्राई करने के लिए किसी दूसरे मैजिस्ट्रेट के पास जो प्रॉपर मैजिस्ट्रेट है जिसकी अथॉरिटी है उसके पास फॉरवर्ड करने की पावर होती है। वो पर्सन भी आपका क्या है एक तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर है जो वो पास कर सकता है। अब आपसे एक सवाल है कि आईपीसी के अंदर किस सेक्शन के अंदर ये चीज दी गई है कि एक मैजिस्ट्रेट जिसके पास
केस को आगे ट्रायल करने के लिए कमिट करने की पावर है तो वो आपका जज नहीं कहलाएगा। ये कौन सी सेक्शन की इलस्ट्रेशन है या फिर कहाँ पे दिया गया है, एक बार मेरे को कमेंट करके आप बताओगे। बात आती है थर्ड क्लोज की, कि जब भी कोई पुलिस ऑफिसर जो इस तरीके का रिसीव करता है ऑर्डर कि आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, तो उस केस के अंदर उसके पास वो सारी पावर होंगी जो कि कॉग्निजेबल केस के अंदर एक एसएचओ के पास होती हैं। लेकिन अभी भी ऐसा पावर होते हुए भी उसके पास अरेस्ट विदाउट वारंट करने वाली पावर उसके पास अभी भी नहीं मिलती है। फोर्थ क्लोज आता है कि जब आपका केस जो है वो डिस्क्लोज करता है इस बात को कि वहां पे 2 या 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा कुछ ऑफेंसेस हैं जो इंक्लूड हैं, जो कि कमिट हुए हैं, में से एक सिंगल केस आपका कोग्निजेबल नेचर का है, तो पूरी की पूरी जो स्टेटमेंट होगी या पूरा का पूरा जो केस आपका वो कोग्निजेबल नेचर का माना जाएगा। Fourth, where a case is related to 2 or more offences of which at least one is cognizable, the case shall be deemed to be a cognizable case with notwithstanding that the other offences are cognizable. ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि बाकी सारे जो केस आपके हैं वो भले ही नॉन कोग्निजेबल है, लेकिन एक अगर कोग्निजेबल है तो पूरा की पूरा केस आपका कोग्निजेबल नेचर का है जो माना जाएगा। कम टू सेक्शन 156, पुलिस ऑफिसर की पावर है इन्वेस्टिगेशन करने की कोग्निजेबल केसेस के अंदर, जहां पे रिपोर्ट दर्ज करी गई थी 154 के अंदर एफआईआर के केस का। तो एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन आपका may without the order of magistrate investigate the cognizable case which the court having jurisdiction over the local area within the limit of such a station would have the power to inquire into or try under the provision of chapter number 13. चैप्टर 13 आपका jurisdiction की बात करता है 177 to 189 सेक्शंस आपके। तो उन सेक्शन के अंदर जिस मैजिस्ट्रेट के पास पावर होती हैं उस केस को ट्राई करने की, उस एरिया के अंदर वो जो पुलिस ऑफिसर है जहां पे एफआईआर दर्ज हुई वो पर्सन उस कोर्ट की बिना परमिशन के भी अपना इन्वेस्टिगेशन है जो स्टार्ट कर सकता है। सेकंड बोलता है कि नो प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन सच ए केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन व्हिच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। मतलब इस बेस के ऊपर कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर ने जिसके पास अथॉरिटी नहीं थी इन्वेस्टिगेशन करने की, उसने फिर भी इन्वेस्टिगेशन कर दी है और वो प्रॉपर हुई है सब कुछ, तो उसके बाद उसकी इस प्रोसीडिंग की लीगैलिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि उस पुलिस ऑफिसर के पास इन्वेस्टिगेशन करने की कोई पावर थी या फिर नहीं थी। सेकंड है। थर्ड बोलता है आपका कि एनी मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबो मेंशन। ऊपर बताया गया जैसा भी आपका तरीके से कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके लिए 156(3) के ऑर्डर आते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ते हो कि कोई पुलिस ऑफिसर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा, इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं रहा है, तो उसके लिए आपके ऑर्डर पास होते हैं 156(3) के, जिसके अंदर कोई ऐसा मैजिस्ट्रेट जो कि 190 सेक्शन के अंदर 190 के अंदर आपका कोग्निजेंस लेने के लिए एम्पावर्ड होता है, वो मैजिस्ट्रेट यहाँ पे ऑर्डर देता है। उसके बाद सेक्शन आता है 157 कि प्रोसीजर क्या रहेगा इन्वेस्टिगेशन का, फ्रॉम इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदरवाइज, मतलब या तो एफआईआर या क्रिप्टिक इन्फॉर्मेशन है या शू मोटोस पुलिस ऑफिसर के कोई इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, तो उस केस में हैज रीजन टू सस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इज एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 156 टू इन्वेस्टिगेट। ऐसा कोई ऑफेंस होने का सस्पिशन है कि वहां पर जिसके अंदर मैं 156 के अंदर खुद कार्रवाई कर सकता हूं, अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूं उस केस में, तो ही शैल फोर्थविथ सेंड ए रिपोर्ट टू द सेम टू द मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ सच एन ऑफेंस अपॉन दी पुलिस रिपोर्ट। तो वो क्या करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बना के उस मैजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसके अंदर कोई भी ऐसा मैजिस्ट्रेट जो कि पुलिस रिपोर्ट के बेस पे अपनी इंक्वायरी करने के लिए एम्पावर्ड होता है, तो उसके पास उसको फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद आपका बोलता है शेल प्रोसीड इन पर्सन इन डिप्यूट वन ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफिस। उसके बाद वो खुद पर्सन जो पुलिस एसएचओ वो वहाँ पे जाके विजिट करेगा, अकरेंस प्लेस पे जाएगा, या डिप्यूट मतलब उससे नीचे का जो भी अधिकारी होगा एएसआई वगैरह उन सबको या फिर एसआई को वो ऑर्डर पास करेगा कि वहाँ जाके आप मौके पर जाके मुआयना करिए। या फिर ऐसी कोई भी रैंक का पर्सन हो सकता है जो सबऑर्डिनेशन में है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने जो फिक्स कर रखी है वहां तक की रैंक के पर्सन को भेजा जाएगा। प्रोसीड करेंगे सपोर्ट पे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, फैक्ट्स को कलेक्शन किया जाएगा और नेसेसरी टू टेक द मेजर फॉर द डिस्कवरी एंड अरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर। अगर जरूरी होगा तो अरेस्ट करने के लिए भी ऑर्डर पास किए जा सकते हैं। फिर प्रोवाइजो आपको दे रखा है, इस बार इसके अंदर दे रखा है व्हेन इन्फॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज गिवन अगेंस्ट एनी पर्सन बाय नेम, नामजद एफआईआर जिसको बोलते हैं कि नाम के साथ एफआईआर दर्ज करवाई गई है, द केस इज नॉट ऑफ ए सीरियस नेचर का नहीं है, या फिर उसको आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए किसी भी पर्सन के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलता, तो वो फिर क्या है इन्फॉर्मेशन को क्लोज कर देगा केस को एक तरीके से और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है जो नहीं करेगा। उसके केस में क्या रहता है, एक तरीके से अपनी एक क्लोजर रिपोर्ट जाती है जहां पर इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने के बाद ऐसा पता लगे कि ऑफेंस हुआ है तो उसके लिए आप चालान पेश करते हो या फिर उसके लिए आपकी पुलिस रिपोर्ट दर्ज करी जाती है। और जहां पर ऑफेंस नहीं होता कमिट, ऐसा पता लगा इन्वेस्टिगेशन के बाद कि ऑफेंस हुआ नहीं है, तो फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट जाती है। अगर क्लोजर रिपोर्ट से आपका विक्टिम पार्टी या फिर जो कंप्लेनेंट पार्टी थी वो अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं है कि जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करी है उसके अंदर मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, हो सकता है ऑफेंस तो जरूर हुआ है लेकिन पुलिस से कोई ना कोई गलती हुई है, तो उस केस के अंदर वो प्रोटेस्ट पिटीशन आपकी फाइल कर सकता होता है। प्रोवाइडेड फर्दर के अंदर आपका दे दिया
कि रेप से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस होगा तो इन्वेस्टिगेशन करने के पर्पज से उसके रेप विक्टिम के कोई भी या तो चॉइस का प्लेस या फिर उसके घर पे जाके उससे पूछताछ करी जाती है। फिर आपका सेकंड में बोल दिया कि ए और बी के अंदर ऊपर जो प्रोवाइजो दे रखे हैं उनके अंदर रीजन आपके अगर नहीं होंगे कि वो फॉलो नहीं करने, तो फिर वो आपके मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह ना करने के अगर उसको ग्राउंड मिलते हैं तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, उनको छोड़ देगा और उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी रीजन होंगे उनको रिकॉर्ड करेगा। फिर कमेंट है उसको पढ़ लेना। ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस दे रखा है कि 2 तरीके की एफआईआर दी गई है, एक आपकी ड्यूली साइंड होती है अंडर सेक्शन 154 क्लोज 1 टू बी इन्फॉर्मेंट के द्वारा आपकी, और दूसरे के अंदर बता रखा है कि कुड बी विच इज रजिस्टर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर ऑन एनी इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और अदर बाय वे ऑफ इन्फॉर्मेंट अंडर सेक्शन 157 क्लोज 1। मतलब दूसरे किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन आई है तो एक वो एफआईआर होती है, एक इन्फॉर्मेंट पर्सन खुद लेके आता है तो वो एफआईआर होती है। 158 के अंदर है कि 157 के अंदर हमने जो भी रिपोर्ट तैयार कर रखी है उसको कैसे भेजोगे आगे, तो वो आपकी बोली गई है कि कैसे सबमिट होगी, सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू आपकी भेजी जाती है। अकरेंस रिपोर्ट बोलते हैं, अकरेंस रिपोर्ट को आगे फॉरवर्ड करना होता है अपने 158 के अंदर सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू। 159 के अंदर बोलता है कि पावर किसकी होती है अपनी इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने की या फिर आपकी एक तरीके से प्रीलिमिनरी इंक्वायरी हेल्ड करने की। तो सच मैजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच इन्फॉर्मेशन मे डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन और इफ ही थिंक फिट एट वंस प्रोसीड और डेप्यूट एनी मैजिस्ट्रेट subordinate to him to hold a preliminary inquiry into or otherwise to dispose of the case in the manner provided by this code। इस कोड के द्वारा बताए गए आपके तरीके से उस केस के अंदर या तो किसी तरीके की आपकी एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब भेजी जाती है उस बेस पे इन्वेस्टिगेशन करने की ऑर्डर दे सकता है या फिर वो एक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी है जो होल्ड कर सकता है। 160 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, नोटिस जाता है पुलिस ऑफिसर के द्वारा, उसकी बात करी गई है। पुलिस ऑफिसर की पावर है कि वो विटनेसेस को नोटिस भेज के बुला सकती है, उनसे पूछताछ कर सकती है। तो एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर कोई भी पुलिस ऑफिसर जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर्ड द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ और ऑफ एनी पर्सन विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हिज ओन और एडजॉइनिंग स्टेशन। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि उसी खुद पुलिस ऑफिसर की ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर रहता हो या फिर आसपास के स्टेशन के एरिया के अंदर रहता हो, तो उनकी रिक्वायरमेंट उनके सामने रखी जाती है एक नोटिस राइटिंग में भेज के कि आपको मेरे सामने या फिर ऐसे बताए गए दूसरे किसी प्लेस के ऊपर प्रेजेंट होना है और मेरे सवालों के जवाब देने हैं। किस लिए? फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन अपीयर्स। उसके बाद आपका बोलेगा फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन और अदरवाइज अपीयर टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ केस। ऐसे किसी पर्सन को नोटिस भेजा जाए जिसके लिए पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इस पर्सन को इस फैक्ट के सर्कमस्टेंसेस एंड केसेस के बारे में आपको पता हो सकता है। एंड सच पर्सन शैल अटेंड सो रिक्वायर्ड, जैसा ही बता रखा होता है उसी तरीके से उस पर्सन को अटेंड करना पड़ता है। लेकिन कुछ पर्सन्स की आपको एक्सेप्शन दे रखी है कि कुछ पर्सन्स को पर्सनली अटेंड होने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके लिए आपके नीचे दे रखे प्रोवाइजो कि कोई भी ऐसा पर्सन होगा जिसकी एज 15 to 65 के बीच में होगी, मतलब 15 प्लस कोई पर्सन है और 65 से नीचे का कोई पर्सन है, उसको आप रिक्वायरमेंट रख सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो कि 15 साल से कम का है, अब वो 65 ईयर का कोई भी आपकी पर्सन हो सकता है, या फिर वुमेन है या कोई भी मेंटली और फिजिकल डिसेबल्ड पर्सन है, उसको आप उसी के रेजिडेंस पे जाके पूछताछ कर सकते हो। उस पर्सन को आप नोटिस देके कहीं पे भी बुला नहीं सकते हो। फिर उसका आने जाने का जो भी खर्चा होगा वो भी आपका स्टेट गवर्नमेंट बताती है किस तरीके से उनको प्रोवाइड करना है, सेकंड रूल है। फिर आपका 161 बोलता है कि अगर जब आप आ जाते हैं वो पर्सन तो उनकी एग्जामिनेशन करी जाएगी। उनके लिए एग्जामिनेशन करेगा तो अलग से डायरी लगानी पड़ती है, अलग डायरी के अंदर हर एक को पेजिनेटेड करेंगे, पेज के ऊपर अलग अलग पर्सन से उसकी पूछताछ करनी पड़ती है डेली तरीके से। जहाँ जहाँ विजिट करेगा उन सब की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेगा, सबको एक डायरी के अंदर लिखता है। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी officer not below such rank as the state government may by general special order prescribed in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the fact and circumstances of the case। कोई भी ऐसा पर्सन जिसके लिए रिगार्डिंग पता हो सकता है कि इस पर्सन को सारी चीजें पता है, तो उस पर्सन की ओरली एग्जामिनेशन करी जाएगी, उससे पूछताछ ओरली करी जाती है। उसके बाद वो जो पर्सन होगा जिससे सवाल पूछा जाता है वो पर्सन बाउंड होता है कि ट्रूली वो सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब देगा। जो ऐसा कुछ क्वेश्चन लगे कि उसको खुद को वो एक्सपोज कर देगा किसी क्राइम के अंदर या उसको किसी क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर डाल सकता है, मतलब 132 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आपके आते हैं, तो उसके अंदर या फिर 20 की क्लोज 3 आर्टिकल 20 की क्लोज 3 के अंदर फॉल करने वाले प्रोविजन को छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चंस के ट्रूली आंसर देने के लिए वो पर्सन आपका बाउंड रहेगा। थर्ड बोलता है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर चाहे तो उन सारी स्टेटमेंट्स को राइटिंग में भी करेगा, राइटिंग में करेगा तो सेपरेट आपने डायरी लगानी पड़ती है। The police officer may reduce into writing any statement made to him in the course of examination order under this section, and if he does so, अगर वो ऐसा करता है, he shall make a separate or true record of the statement of such person whose statement is recorded। जिसके भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी जा रही है उनकी ट्रू कॉपी अलग से अलग अलग स्टेटमेंट आपकी रिकॉर्ड करी जाएगी, अलग अलग जगह पे लिखे जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन होगा तो उन सारी चीज़ों को वो चाहे तो वीडियो रिकॉर्ड या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है।
प्रोवाइडेड फर्दर कि अगर ये ऐसे इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है या फिर पूछताछ आपने करनी किसी वुमेन के खिलाफ हो रखे ऑफेंस 376 और 326 354 इस तरीके के ऑफेंसेस के अंदर, तो उनके लिए महिला पुलिस ऑफिसर होगी जो कि उनसे पूछताछ करेगी। 162 बोलता है कि स्टेटमेंट जो भी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है, ये पीछे वाली जिसको उसने रिड्यूस किया था उनको साइन नहीं करवाया जाएगा। इनकेस अगर साइन करवाता है तो वो यूज नहीं हो सकते, सिर्फ कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से 145 में इंडियन एविडेंस एक्ट के लिए उसको यूज किया जा सकता है, अदरवाइज किसी तरीके से उस पर्सन के खिलाफ उस चीज को यूज है जो नहीं किया जाता। 162 बोलता है कि नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू द पुलिस ऑफिसर इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर आपके पिछले सेक्शन के अंदर जैसे भी इंफॉर्मेशन दी गई थी या फिर उसको सवालों के जवाब दिए गए थे, उन पर्सन को शैल बी रिड्यूस्ड इनटू द राइटिंग। उनको जिनको लिखा गया है उनको जब लिख लिया तो इट रिड्यूस इन राइटिंग बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट। इसको साइन नहीं किया जाएगा ऐसे पर्सन के द्वारा जिसने उसको दी है स्टेटमेंट। एंड नो शैल एनी स्टेटमेंट और रिकॉर्ड देयर ऑफ वेदर इन ए पुलिस डायरी अदरवाइज और एनी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट और रिकॉर्ड बी यूज्ड बाय एनी पर्पस। किसी भी पर्पस के लिए उसको यूज भी नहीं किया जाएगा, ना उसको साइन किया जाएगा। सेव एज अदरवाइज एट एनी इंक्वायरी और ट्रायल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर इन्वेस्टिगेशन एट द टाइम व्हेन द स्टेटमेंट वाज मेड। 162 आपका सेक्शन है, उसके अंदर आपकी सीधी सी बात है कि किसी तरीके की कोई भी स्टेटमेंट जो है उसको यूज नहीं कर सकता। यूज करेंगे तो सिर्फ दो पर्पज है, या तो एविडेंस एक्ट के अंदर किसी पर्सन को अपने कॉन्ट्राडिक्ट करने के पर्पज से सेक्शन 145 के अंदर यूज कर सकते हो, मेनली ये रहता है। किस पर्पज से? टू कॉन्ट्राडिक्ट द विटनेस, प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसको यूज किया जाता है, या फिर री एग्जामिनेशन के पर्पज से आपका एक्सप्लेन करने के लिए उसको यूज किया जा सकता है। बाकी किसी तरीके से उसको यूज है जो नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर एक केस है प्रोवाइजो की लास्ट लाइन के अंदर, तहसीलदार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1959 का केस है। फिर आपका सेक्शन नंबर 163 आ जाता है, जिसके अंदर आपकी किसी तरीके की इंड्यूसमेंट आपकी नहीं की जाएगी। IT पे आएगा, इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस नहीं किया जाएगा किसी भी तरीके की स्टेटमेंट लेने के पर्पज से। तो नो पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन जो कि अथॉरिटी में है, जो पर्सन आपका अथॉरिटी में है किसी तरीके के काम करने के लिए जो एथोराइज्ड है, शैल ऑफर और मेक और कोज टू बी ऑफर्ड और मेड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, जो कि मेंशन किया गया आपका सेक्शन नंबर 24 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। कन्फेशन के अंदर आपका है कि कन्फेशन के पर्पज से पुलिस ऑफिसर किसी भी तरीके का आपका इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस जो वो कोज नहीं करेगा। मेनली यही सेक्शन आपका दिया गया है, इसी को देख लेना। 164 के अंदर बात आती है कि कौन सा ऐसे मैजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर आपका मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है, जो कि 164 के बयान दर्ज करता है। मैजिस्ट्रेट के सामने उस विक्टिम को या एक्यूज्ड पर्सन को या विटनेसेस को आप लेके जाते हो, तो उनमें से किस किस की स्टेटमेंट होगी, किस किस का कन्फेशन रिकॉर्ड होगा, वो 164 डील करता है, जिसको 281 CRPC के साथ हमें पढ़ने हैं। सेक्शन 281 इज टू बी रेड विद सेक्शन 164। एनी MM और JMIC जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है या फिर आपका कोई भी आपका हो सकता है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, वेदर और नॉट हैज द ज्यूरिसडिक्शन इन द केस, भाई उसके पास बेशक से ज्यूरिसडिक्शन है उस केस को डील करने की या फिर नहीं है, इस बात से कोई मैटर नहीं होगा। रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट, स्टेटमेंट आपकी विटनेस की या विक्टिम की हो सकती है और कन्फेशन आपका होता है एक्यूज पर्सन का, मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और एनी अदर लॉ फॉर द ड्राइविंग इन फोर्स। जो भी आपकी स्टेटमेंट या फिर कन्फेशन दिया जाता है उस मैजिस्ट्रेट MM और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो मैजिस्ट्रेट बेशक उसके बाद ज्यूरिसडिक्शन है या नहीं है वो उसको रिकॉर्ड जरूर करेगा, लेकिन कौन सी स्टेज पे करेगा, तो बोलता है इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे करता है और एट एनी टाइम आफ्टरवर्ड्स बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल। मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान और इन्वेस्टिगेशन के बाद भी, आपका इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी उसके बाद भी कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है, लेकिन कब से पहले? इंक्वायरी और ट्रायल के स्टार्ट होने से पहले ही रिकॉर्ड करेगा। इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन के बाद, लेकिन इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होने के पहले कभी भी इस स्टेज के अंदर, इस टाइमिंग के दौरान बीच में मैजिस्ट्रेट जो है MM या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट आपकी कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड है जो कर सकता है। प्रोवाइजो आपका कि उसको आप उसके एडवोकेट की प्रेजेंस के अंदर उस एक्यूज्ड पर्सन से स्टेटमेंट ली जा सकती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करी जा सकती है। फिर आपका बोलता है कि रिकॉर्ड करने के टाइम पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी जो कन्फेशन था शैल बी रिकॉर्डेड बाय पुलिस ऑफिसर ऑन होम एनी पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। मतलब कि कोई भी आपका कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं करेगा पुलिस ऑफिसर, दैट विल बी हेटेड बाय सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। फिर आपका आ जाता है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड करने के टाइम से पहले उसको एक्सप्लेन करेगा कि जैसे भी आप कन्फेशन करने वाले हो वो सारी की सारी चीज़ एज एन एविडेंस आपके अगेंस्ट में यूज है जो की जा सकती हैं। तो जब तक कि वो उसके ऊपर कंफर्म नहीं हो जाता कि ये वॉलंटायरली अपनी मर्जी से सब कुछ स्टेटमेंट देगा या फिर अपनी मर्जी से वो अपना कन्फेशन देगा, तब तक मैजिस्ट्रेट उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। वार्निंग देगा सेकंड क्लोज के अंदर, ओथ के बिना रहेंगी। वार्निंग देगा कि जैसे ही आप स्टेटमेंट दोगे तो आपके खिलाफ एविडेंस के तौर पे यूज करी जा सकती है, तो फिर वो अगर वॉलंटायरली देता होगा तो रिकॉर्ड करी जाएगी, अदरवाइज रिकॉर्ड है जो नहीं करेगा। फिर उसको टाइम दिया जाएगा कि वो अपने आप को शांत करे, उसके बाद वो अपने मर्जी से आके बताए, तो वॉलंटायरली ही स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। थर्ड बोलता है कि बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपीयरिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट स्टेट्स दैट ही इज नॉट विलिंग टू मेक द कन्फेशन। अगर वो पर्सन बोल देता है कि मैं विलिंग नहीं हूँ कन्फेशन करने के लिए, तो उसको टाइम दिया जाएगा और मैजिस्ट्रेट उस केस के अंदर
किसी भी एक्यूज पर्सन को जो कि ये बोलता हो आके कि मैं विलिंग नहीं हूँ वॉलंटायरली अपनी कन्फेशन करने के लिए, तो उसकी पुलिस कस्टडी नहीं दी जा सकती, उसको जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा जाता है। सबको पता है कि पुलिस टॉर्चर करती है, इस तरीके से कुछ आपका एक्ट करती है जिसके बेस पे उससे कन्फेशन करवाया जा सकता है, तो उसके लिए जुडिशियल कस्टडी के अंदर उसको रखा जाएगा। फोर्थ आपका बोलता है कि सच स्टेटमेंट या फिर जो भी कन्फेशन है शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281 के अंदर बताए गए तरीके से, मैंडेटरी प्रोविजन है उसके तरीके से उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Examination of accused and shall be signed by the person making the confession, and the magistrate shall make a memorandum at the foot of such record to the following effect। ये नीचे दिया गया पैरा है कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था उसको पहले, जब सब लिखेंगे कि इस तरीके से मैंने उसको पहले स्टेटमेंट दी थी, बताई थी कि इस तरीके से वार्निंग के तौर पे आपको यूज़ किया जाएगा, इस एविडेंस के तौर पे अगर आपने ये चीज़ दी तो वो सब कुछ कंफर्म करके साइन करेगा, उसके बाद रिकॉर्ड आपकी स्टेटमेंट करी जाती है। फिफ्थ आपका बोलता है ओथ के साथ होगा, कन्फेशन के अलावा कोई और स्टेटमेंट होगी तो उनको रिकॉर्ड करते हैं फिफ्थ क्लोज के अंदर, तो उसके अंदर आपका कोई भी मैजिस्ट्रेट होगा उसके पास पावर होगी एडमिनिस्टर ओथ करने की। मतलब 164 के अंदर जनरली सेकंड क्लोज के अंदर है, वहां पे ओथ नहीं है, और फिफ्थ जो क्लोज है उसके अंदर आपका ओथ होगी। सेक्शन 200 के अंदर भी ओथ आपकी दी गई है, इन सबको आपने देखना है। बाकी सेक्शन 164A के अंदर विक्टिम रेप की जो थी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करी गई है। मेडिकल एक्सपर्ट होगा या फिर आपका कोई भी ऐसा होगा जो कि कंडक्ट किया जाएगा मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा विद द कंसेंट ऑफ द वुमेन, या फिर कॉम्पिटेंट जो आपके उस पर्सन रेप विक्टिम के बिहाफ पे कोई भी ऐसा अदर पर्सन है जो कि कॉम्पिटेंट है, तो उसकी कंसेंट से या खुद की कंसेंट से ही मेडिकल एग्जामिनेशन करी जाएगी। वो भी आपकी कितनी, विद इन 24 आवर फ्रॉम द रिसीविंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ सच ऑफेंस। सेवंथ क्लोज इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कॉन्स्टिट्यूट एज रेंडरिंग लॉफुल एनी एग्जामिनेशन विदाउट द कंसेंट ऑफ द वुमेन। बिना उस वुमेन की कंसेंट के बिना एग्जामिनेशन नहीं करी जा सकती उसकी, ऐसा करोगे तो इलीगल होगा। 165 नंबरिंग पढ़नी है, 166AB इनको पढ़ लेना सीपीसी के सेक्शन नंबर 77 के साथ, ठीक है। ए और बी के अंदर है आपके कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट से रिलेटेड आपके डील करता है। 167 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आपका आता है, सप्लीमेंट्री सेक्शन है 57 को। 167 के अंदर बोलता है कि अगर आपकी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिली थी पुलिस ऑफिसर को, तो वो अगर 24 घंटे के अंदर अगर अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं कर पाता तो फिर उसको रिमांड का टाइम पीरियड दिया जाता है। रिमांड पीरियड जिसको आप दूसरे एंगल से समझते हो वो वाली नहीं है, पूछताछ के लिए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए टाइम दिया जाता है 24 घंटे का। वो टाइम पूरा हो गया, उसके बाद रिमांड पीरियड 15 दिन तक अपने पास रख सकता है, और अगर 15 दिन के अंदर भी अगर अगेन पूरा ना हो तो उसको टाइम को बढ़ाया जा सकता है अलग अलग ऑफेंस की ग्रेविटी के बेस पे। तो क्या बोलता है 167 कि प्रोसीजर वेयर द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स व्हेनेवर एनी पर्सन इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी एंड इट इज अपीयर दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर फिक्स बाय सेक्शन 57 नंबर सेक्शन के अंदर फिक्स करेगा 24 आवर्स के टाइम के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन आपकी पूरी नहीं होती तो, एंड देयर आर ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट दी एक्यूजेशन और इन्फॉर्मेशन इज वेल फाउंडेड, और उसके बाद ऐसा लगता भी है कि इन्फॉर्मेशन जो मिली है उसकी वजह से ग्राउंड बहुत फिक्स लग रही है जहां पे ऑफेंस कमिट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो एसएचओ या फिर जो भी आपका आईओ होगा वो आपका जो कि स्टेट जो एसआई से नीचे की रैंक का नहीं है वो क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा नियरेस्ट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को, मतलब इलाका मैजिस्ट्रेट को इसकी रिपोर्ट बना के भेज देगा, और उसकी एंट्री जो है वो आपकी डायरी की वो भी साथ में दे देगा। एंड शैल एट द सेम टाइम फॉरवर्ड द एक्यूज्ड टू सच मैजिस्ट्रेट, और मैजिस्ट्रेट के सामने भी उसको पेश है जो कर देगा। सेकंड क्लोज में बोलता है कि जो भी मैजिस्ट्रेट जिसको कि वो रिपोर्ट और वो पर्सन आपका भेजा गया था, मतलब इलाका मैजिस्ट्रेट, वो क्या करेगा आपका दिस सेक्शन वेदर ही हैज और हैज नॉट द जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, उसके पास बेशक से ट्राई करने की पावर है या फिर नहीं है, फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथोराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन इन सच कस्टडी एज द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट। जरूरी नहीं कि पुलिस कस्टडी के अंदर ही रखा जाएगा, जैसा उसको ठीक लगेगा वैसे ही कस्टडी के अंदर रखा जा सकता है। एक क्वेरी रहती है कि 15 दिन जो पहले वाले हैं वो पुलिस कस्टडी में रहते हैं, जरूरी नहीं है, उसके अंदर ही सेकंड क्लोज बोलता है कि मैजिस्ट्रेट को ठीक लगेगा वो वाली कस्टडी उसको दे सकता है for a term not exceeding 15 days in whole, and if he has no jurisdiction to try the case or commit it to the trial and consider further detention unnecessary, अगर उसको लगता है कि unnecessary बाकी रखना तो made order the accused to be forwarded to the magistrate having jurisdiction। तो जो कॉम्पिटेंट मैजिस्ट्रेट है जिसके पास पावर होगी उस केस को ट्राई करने की, उसके पास उसको आगे भेज देगा। प्रोवाइडेड इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका बोलता है कि जो 15 दिन के बाद कितने टाइम तक उसको रखा जा सकता है, तो उसको टोटल ऑन 90 और 60 डेज रखते हैं, जहां पर ऐसा केस जिसकी पनिशमेंट 10 साल तक की अगर पनिशमेंट हो, मतलब जिसकी सजा आपकी 10 साल तक की हो सकती है, उसको 45 मोर डेज के लिए रखा जा सकता है, 15 + 45 डेज। और आपका जो 10 साल से ज़्यादा की सजा जहां पर है, लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर डेथ है, तो उस केस के अंदर उसको आपका रखा जाता है 75 मोर डेज, मतलब 15 + 75 टोटल 90 डेज और 60 डेज का आपका प्रोविजन दिया हुआ है। और जैसे ये टाइम पीरियड पूरा होगा उसको डिफॉल्ट बेल का राइट आ जाता है, तो वो पर्सन डिफॉल्ट बेल के लिए आपका अप्लाई कर सकता है। ये आपका 167 के अंदर आपकी दी गई है। बेल बॉन्ड बनेगा तभी उसको बेल है जो मिलेगी, और उसके लिए सेक्शन
436 से लेके 450 तक के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। ये आपका ए क्लोज के अंदर चीजें थी। फिर बी क्लोज दे रखा है कि नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस अंडर दिस सेक्शन अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर हिम इन द पर्सन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल द एक्यूज्ड रिमेन्स इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस बट द मजिस्ट्रेट मे एक्सटेंड फर्दर टाइम जो भी डिटेंशन इन द जुडिशियल कस्टडी ऑन द प्रोडक्शन ऑफ द एक्यूज्ड आइदर इन पर्सन और थ्रू द मीडियम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वीडियो लिंकेज। मतलब फिजिकली प्रेजेंस की जरूरत पड़ती है इस क्लोज के अंदर, ये कहना चाह रहे हैं। सेकंड सी क्लोज बोलता है कि नो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास नोट स्पेसिफिक आपका जिसके पास स्पेसिफिकली हाई कोर्ट ने इस काम को करने के लिए एम्पावर नहीं कर रखा है, शैल ऑथराइज द डिटेंशन इन द कस्टडी ऑफ द पुलिस। पुलिस कस्टडी के अंदर उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जितने टाइम के लिए उसको रखा जाता है वो क्या चीज़ हो रही है आपकी कि उसको रखा जाता है एक तरीके से अपनी जुडिशियल कस्टडी के अंदर ही उसको रखा जाता है 90 डेज और उस टाइम के लिए। उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, एक बार उनको पढ़ लेना है। उसके बाद आपका प्रोवाइजो दे रखा है कि वुमेन जो भी होगी अंडर द एज ऑफ 18 ईयर रखा है तो डिटेंशन शैल बी ऑथराइज टू बी इन द कस्टडी ऑफ वुमेन सेल जैसे होती है या फिर रिमांड होम होते हैं या फिर रिकॉग्नाइज सोशल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे उनको जैसे नारी निकेतन बोलते हैं वहाँ पे भेजा जाता है। फिर जो भी आपका नियरेस्ट जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, अगर कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं होगा तो नियरेस्ट आपके एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के भेजा जाएगा जिसके पास की पावर होती है जुडिशियल या फिर आपके मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। तो वो मैक्सिमम आपका क्या है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 7 दिन की कस्टडी उसको रखने के लिए बोल सकता है, जहां पे अदरवाइज 15 डेज हुआ करती। फिफ्थ क्लोज आपका आ जाता है उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। फोर्थ और थर्ड आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, फिफ्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ इन एनी केस ट्राइबल बाय द मजिस्ट्रेट एज समन केस, अगर कोई भी ऐसा केस है जिसको कि समन केस के तौर पे कोई मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर सकता है, द इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंक्लूडेड विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, और उस केस की अगर वो 6 महीने के अंदर भी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती फ्रॉम द डेट ऑन विच द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, द मजिस्ट्रेट शैल मेक एन ऑर्डर स्टॉपिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन इनटू द ऑफेंस। ऑफेंस के अंदर बाकी की बाद की जो ऑफेंस की आपकी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है उसके ऊपर रोक लगा देगा मजिस्ट्रेट, और उसके बाद वो जरूरी लगेगा तो 6 महीने के लिए आपका और बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी होगी तो आईओ क्या करेगा, फिर अपना सेशन जज के सामने एप्लीकेशन लगाएगा कि इसकी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का जो प्रोसेस था इन्वेस्टिगेशन उसको रोका गया था, आप उस ऑर्डर को वैकेट करिए और मेरे को टाइम दीजिए मैं ताकि इस केस के अंदर प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन है जो कर सकूं। तो वो चीज़ भी आपकी करी जा सकती है 6 क्लोज के अंदर। उसके बाद आपका सेक्शन नंबर आ जाता है 168। सबॉर्डिनेट ऑफिसर के पास आपकी बात करी गई है कि रिपोर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन बाय सबॉर्डिनेट ऑफिसर। 169 की नंबरिंग है, 170 की नंबरिंग है। 169 के अंदर आपको बोलते हैं रिलीज कर दिया जाएगा एक्यूज को जहां पर आपके एविडेंसेस डेफिशिएंट हो, और जहां पर आपके एविडेंस आपके अगर लगे सफिशिएंट है तो उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है मैजिस्ट्रेट के पास। कम टू सेक्शन 172। 172 बोलता है कि डायरी ऑफ द प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन, मतलब जैसे एक डायरी लगानी पड़ती है तो उसकी बात कर रहे हैं। डायरी कौन सी थी, जैसे 161 के अंदर आपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवाल पूछे थे उनके लिए अलग अलग डायरी लगाई, और एक विटनेस से अलग अलग सवाल करे, उन सबके पेज नोटेड करी, वॉल्यूम लगाया, वो सब कुछ आपके यहाँ पे 172 के अंदर दी गई है कि एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन इन दिस चैप्टर शैल डे बाय डे एंटर हिज प्रोसीडिंग इन द इन्वेस्टिगेशन इन ए डायरी सेटिंग फोर्थ द टाइम एट विच द इन्फॉर्मेशन रीच्ड हिम। कब लगाएगा वो कॉपी, जब उसके पास इन्फॉर्मेशन पहुंची तभी से वो कॉपी अपनी लगा देगा। एंड द टाइम एट विच ही बिगन एंड क्लोज हिज आपकी इन्वेस्टिगेशन, और उसने कब इन्वेस्टिगेशन अपनी स्टार्ट करी, कब उसने कंप्लीट की है, वो सब कुछ लिखा जाएगा। प्लेस और प्लेसेस विजिटेड बाय हिम, और उसके द्वारा जिस भी जगह पे वो जाएगा वो सारी चीज़ें आपके लिखेगा कि मैं कौन से दिन किस तारीख को किस टाइम पे किस जगह पे गया था, किस पर्सन से क्या स्टेटमेंट ली, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके लेके आएगा। फिर आपका 1A एक स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस जो कि आपकी रिकॉर्ड करी जाती है 161 के अंदर, वो भी आपकी डायरी के अंदर रिकॉर्ड करी जाएंगी। 1B बोलता है डायरी रेफर टू इन सबसेक्शन 1 शैल बी वॉल्यूम एंड ड्यूली पेजिनेटेड, पेज नंबर भी होंगे और वॉल्यूम भी लगाई जाएगी 1 2 3 4 वाली। सेकंड बोलता है कि जो क्रिमिनल कोर्ट है मे सेंड फॉर द पुलिस डायरी ऑफ ए केस अंडर इंक्वायरी और ट्रायल इन सच कोर्ट एज मे बी यूज सच डायरी नॉट एज एविडेंस इन द केस बट टू एड इन सच इंक्वायरी और ट्रायल। जो भी क्रिमिनल कोर्ट है आपका मे सेंड फॉर द पुलिस डायरी, उसको बोल सकता है कि वो डायरी आपकी लेके आए इंक्वायरी और ट्रायल के अंदर उसको जो है यूज की जा सकती है उस ट्रायल को एड करने के पर्पज से। जनरली उसको एविडेंस के तौर पे यूज नहीं किया जाएगा। थर्ड बोलता है नाइदर द एक्यूज्ड नॉर हिज एजेंट शैल बी एंटाइटल्ड टू कॉल फॉर सच डायरी, उस डायरी को देखने रेफर करने का कोई राइट नहीं होगा, ना ही एक्यूज के पास ना ही उसके एजेंट के पास। बट अगर उनको यूज करना है तो वो क्या होगा, कोर्ट के द्वारा यूज किया जा सकता है, या फिर उसको पुलिस ऑफिसर यूज कर सकता है अपनी रिफ्रेशिंग मेमोरी के पर्पज से। रिफ्रेशिंग मेमोरी के लिए सेक्शन 159 इंडियन एविडेंस एक्ट को फॉलो करते हैं, या फिर कोर्ट उनको यूज कर सकता है फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन के पर्पज से 145 के अंदर उसको यूज है जो किया जा सकता है।
फिर आपका सेक्शन नंबर 173 आ जाता है, पुलिस रिपोर्ट वाली सी चीज आ जाती है। इसके अंदर रिपोर्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर ऑन कंप्लीशन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आपकी कंप्लीट होगी तो उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। जब भी कोई आपका अननेसेसरी डिले का मतलब है नो मैक्सिमम नो मिनिमम टाइम पीरियड आपका प्रेस्क्राइब किया गया है कि जैसे ही इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी आपको क्या करना है कि इसकी एक रिपोर्ट बना के भेज देनी है। 1A बोलता है इन्वेस्टिगेशन इन रिलेशन टू द रेप may be completed within 2 months from the date on which the information was recorded by the officer in charge of a police station। 2018 के अंदर इसको पहले 3 मंथ हुआ करता है, उसको 2 मंथ कर दिया, और जहां पे आपकी मे था उसको शैल वर्ड यूज करने के लिए बोल दिया गया है कि 2 महीने के अंदर किसी भी रेप से रिलेटेड ऑफेंसेस की इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके आपने इन्वेस्टिगेशन पूरी है जो कर देनी है। सेकंड क्लोज आपका पुलिस रिपोर्ट से डील करता है कि एज सुन एज इट इज कंप्लीटेड, जैसे ही कंप्लीट होगा तो एक रिपोर्ट बना के देंगे जिसके अंदर पार्टीज का नाम लिखा जाएगा, नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी, पर्सन्स जो भी विटनेस थे उन सब के नाम लिखे जाएंगे, किस पर्सन को कहाँ पे आपका कमिट हुआ था उस सब चीज़ों को लिखा जाएगा, क्या ऑफेंस कमिट हुआ था वो सब कुछ लिखेंगे, क्या किसी को अरेस्ट किया गया है ये सब कुछ आपकी चीज़ लिखी जाएगी, क्या किसी पर्सन को रिलीज किया गया है बॉन्ड वगैरह भरवा के, तो वो सब कुछ डिटेल आपकी इसी के अंदर लिखी जाती हैं। फिर थर्ड के अंदर आ जाता है कि जब भी सुपीरियर ऑफिसर होगा जो अपॉइंट किया जाता है 158 के अंदर उस रिपोर्ट के लिए इन सच केस इन विच द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर सो डायरेक्ट्स बी सबमिटेड थ्रू दैट ऑफिसर, उस ऑफिसर के थ्रू ये पुलिस रिपोर्ट आपकी क्या होगी सबमिट है जो करी जाती है। पेंडिंग द ऑर्डर्स ऑफ द मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन टू मेक द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। 173 दिन के अंदर आपकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग भी आपके ऑर्डर है जो पास किए जा सकते हैं। फोर्थ वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो मतलब कि कोर्ट क्या करते हैं एक तरीके से अपनी रिलीज बॉन्ड पे करवा देगा या फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। 8th क्लोज को देख लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पार्ट आपका 8th आपका बोलता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग है कि इस सेक्शन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन को एक तरीके से प्रीक्लूड कर दिया जाए। अगर एक बार आपने कोई भी चार्जशीट सबमिट कर दी है, चार्जशीट जाने के बाद अगर लगे पुलिस ऑफिसर को कि इस केस के अंदर और भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और तथ्य निकल के आ सकते हैं, तो उसके लिए एक सप्लीमेंटल चार्जशीट पे आपकी जा सकती है, उसको सप्लीमेंटल आपकी चार्जशीट देते हैं या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन बोला जाता है। तो ये इसके अंदर आपकी रिपोर्ट रहती है। ये 173 आपका री इन्वेस्टिगेशन सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आप पुलिस ऑफिसर कर सकते हैं। फिर आपका बोलता है 174 इंक्वेस्ट रिपोर्ट की बात करता है। जैसे आपने कभी टीवी सीरियल के अंदर देखा होगा ना कि किसी डेड बॉडी पड़ी है तो उसके बार बार अपने सफेदी से लगा देते हैं निशान बना के, जिसके अंदर वो व्हाइट कलर के सफेदी से उसको लॉक कर देते हैं चारों तरफ, ताकि वहां से उठा के लेके जाए तो पता चले कि ये डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी। तो उन चीज़ों के रिगार्डिंग इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करी जाती है। तो उसके लिए आपका ऑफिसर रहता है, तो हिंदी में इसको बोलते हैं मृत्यु समीक्षा। तो पुलिस टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑन सुसाइड, अगर कोई भी सुसाइड होगी तो उसके लिए आपकी है कि इंक्वायर करेंगे, पूछताछ करेंगे, रिपोर्ट तैयार करके देंगे। तो व्हेन द पुलिस ऑफिसर जो भी इंचार्ज है स्टेशन का वो और सम अदर पुलिस ऑफिसर स्पेशली एम्पावर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जिसको भी स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉराइज कर रखा है या फिर जो एसएचओ वो इन दिस बिहाफ रिसीव द इन्फॉर्मेशन दैट ए पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि किसी पर्सन ने सुसाइड कर लिया और हैज बीन किल्ड बाय अनदर पर्सन, मतलब मर्डर हुआ है या एनिमल ने उसको मार दिया सेक्शन 289 आईपीसी, या मशीनरी के थ्रू किसी की डेथ हुई है 283 आईपीसी, और एन एक्सीडेंट की वजह से मरा या फिर हैज डाइड अंडर द सर्कमस्टांसेस रेजिंग ए रीजनेबल सस्पिशन, या फिर इन हालातों में उनकी हत्या या फिर इस तरीके से मौत हुई है जिसके अंदर रीजनेबल डाउट जाता है कि किसी और पर्सन ने कोई ऑफेंस कमिट किया हो सकता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। तो वो इन्फॉर्मेशन मिलने के जस्ट बाद वो क्या करेगा, नियरेस्ट आपका ही शैल इमीडिएटली गिव द इंटीमेशन, वो अपनी इन्फॉर्मेशन आपकी देगा किसको, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, जिसके पास इंक्वेस्ट होल्ड करने की अथॉरिटी होती है, या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू द प्लेस, और या फिर आपके किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से या फिर जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट shall proceed to the place where the body or such a deceased person is, or there is in the presence of 2 or more respectable inhabitant of the neighborhood, shall make an investigation and draw up a report on the apparent cause of death। apparent cause of death मतलब कि सामने से जो दिख रही है कि जैसे गला दबा के मारा गया है, चाकू से मारा गया, गोली मारी गई है, इन सब चीज़ों की रिकॉर्ड है जो वो तैयार करेगा, और जिसके अंदर डिस्क्राइब करेगा कि कोई वॉन्ड्स वगैरह उनके ऊपर आ रखी हो, खरोंच हो, उसके चोट लग रखी हो, या फिर आपके ब्रेसेस आए हैं या फ्रैक्चर हुआ है, या फिर अदर कोई भी इंजरी के मार्क है, जैसे गले को घोंट के मारा जाता है तो रस्सी के निशान कुछ आ जाते हैं, तो वो सब कुछ चीज़ें अगर दिख रही है तो वो आ जाते हैं एक्सटर्नल मार्क्स के अंदर, तो वो सब कुछ आपका लिखा जाएगा, इन सब चीज़ों को रिपोर्ट में लिखेगा वो। फिर रिपोर्ट को वो पुलिस ऑफिसर और वो पर्सन जिनके सामने उसने रिपोर्ट बनाई थी उनसे उनके साइन करवा ली जाएंगे, और उसको फिर डीएम और आपके एसडीएम के पास फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। फिर थर्ड के अंदर आपको बोलता है कि अगर किसी भी महिला की सुसाइड करने की खबर आती है कि सुसाइड कर लिया विद इन 7 ईयर ऑफ द मैरिज,
या फिर रीजनेबल डाउट आता है कि किसी पर्सन ने कमिट किया होगा कोई ऑफेंस, या फिर उसको लगे कि अबेट किया गया है उसके घर वालों के द्वारा या फिर हस्बैंड के घर वालों के द्वारा, ऐसा कुछ हो, या फिर डाउट आता हो मतलब अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस के अंदर उसकी डेथ हो रखी है तो उस केस के अंदर, या फिर आपको कोई और एक्सपीडियंट लगे जरूरी कि ऐसा कुछ हुआ होगा, तो उस केस के अंदर डेड बॉडी को फॉरवर्ड किया जाएगा पोस्टमार्टम के पर्पज से किसी भी आपके नियरेस्ट सिविल सर्जन के पास, जो कि क्वालिफाइड मेडिकल मैन होगा उसके पास। फिर सारी चीजें होने के बाद The following magistrate are empowered to hold the inquest, namely as in district magistrate, subdivisional magistrate or any executive magistrate, specially empowered in this behalf by the state government or the DM. DM या फिर state government के द्वारा अथोराइज किया गया कोई भी आपका executive magistrate या फिर SDM या फिर आपका DM होगा। फिर power to summon persons, मलकीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस है इसके ऊपर। A police officer proceeding under section 174 by order in writing summon two or more person as aforesaid for the purpose of, क्या हुआ था कि जिनके सामने इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार करी गई थी उन दोनों के साइन करवाए थे, उन पर्सन को सम्मन भेज के अपीयर होने के लिए बुलाया जा सकता है एज ए विटनेस के तौर पे, कि जिन पर्सन को आपको पता हो कि हाँ इन पर्सन को इस केस के फैक्ट के बारे में पता हो सकता है, मतलब acquainted with the fact and circumstances of the case, and every person so summoned shall be bound to attend and to answer truly all the question other than the question answer to which have a tendency to expose him to the criminal charge or to the penalty or forfeiture. सेल्फ इंक्रिमिनेटरी क्वेश्चंस को छोड़ के बाकी सारे आंसर उसको ट्रूली देने पड़ते हैं। और अगर ऐसे फैक्ट है जिससे कि डिस्क्लोज नहीं होता कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस टू विच द 170 अप्लाइज, द पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर टू अटेंड द मैजिस्ट्रेट कोर्ट। मैजिस्ट्रेट की कोर्ट को अटेंड करने के लिए जरूरी नहीं होगा जिसके अंदर केस 170 में फॉल करता हुआ ना मिले। 176 आपका बोलता है कि कस्टडी के अंदर अगर किसी का रेप या फिर मर्डर हो जाता है तो उस केस के अंदर कौन पर्सन होगा जो कि इसकी इंक्वायरी वगैरह करेगा, तो इंक्वायरी बाय द मैजिस्ट्रेट इनटू द कॉज ऑफ डेथ व्हेन द केस इज ऑफ ए नेचर रेफर टू इन क्लोज 1 एंड 2 ऑफ सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 174। 174 के थर्ड के सेकंड और फर्स्ट क्लोज के अंदर जहां पे आपका डोवरी डेथ से रिलेटेड आपके डाउट जाता हो या फिर लड़की ने विद इन द 7 ईयर ऑफ हर मैरिज उसने सुसाइड कर लिया वो केस आता हो, तो जो नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट होगा जो कि होल्ड इंक्वेस्ट करने के लिए एम्पावर्ड था वो, और एनी अदर केस मेंशन इन सबसेक्शन 1 ऑफ 174 एनी मैजिस्ट्रेट सो एम्पावर्ड may hold an inquiry into the cause of either instead of or in addition to the investigation held by the police officer। पुलिस ऑफिसर के द्वारा हेल्ड की गई इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ या फिर उसके बदले में वो मैजिस्ट्रेट खुद अपना क्या कर सकता है, इंक्वायरी है जो हेल्ड कर सकता है, जिसको कि एक तरीके से हम इंक्वेस्ट बोलते हैं, वो इंक्वेस्ट रिपोर्ट तैयार कर सकता है। इफ ही डज सो, अगर वो ऐसा करता है तो ही शैल हैव ऑल द पावर इन कंडक्टिंग इट एंड विच ही वुड हैव इन होल्डिंग एन इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस। ऑफेंस के अंदर इंक्वायरी करने के टाइम पे जो उसके पास पावर होती है वो सारी की सारी पावर आपकी इस टाइम पे इंक्वेस्ट होल्ड करने के टाइम पे आ जाएंगी। फिर आपका बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है 1A के अंदर की डाइज और डिसअपियर, या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर जिसका रेप होने की बात रखी गई हो, मतलब एलिगेशन लगे हैं कि कस्टोडियल रेप हुआ है, मतलब पुलिस ऑफिसर्स ने रेप किया है या फिर पुलिस ऑफिसर ने किसी की हत्या कर दी है या फिर कोई भी पर्सन आपका गायब कर दिया, तो उस केस में while such person or woman is in the custody of the police or any other custody authorized by the magistrate or the court under this code, in addition to the inquiry or investigation held by the police, an inquiry shall be held by the judicial magistrate or metropolitan magistrate as the case may be, within whose local jurisdiction the offence has been committed। जहां पे भी जिस भी पुलिस स्टेशन के अंदर आपका ये ऑफेंस हुआ है तो उसका नियरेस्ट जो भी कोर्ट होगा वहां पर उसका जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है और जो आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है उसकी इंक्वायरी है जो हेल्ड करते हैं। उसके बाद अगले क्लोज 4th वाले के अंदर और 3rd वाले के अंदर ये दे रखा है कि ऐसा करने के बाद अगर किसी की बॉडी भी जो है वो अगर दफना दी जाती है तो उसको बाहर निकाल के उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी इकट्ठी करी जाती है, उसके ऊपर डिसइंटर्ड होता है कि बाहर निकालना, और इन्फर्ड होता है कि किसी को दफना दिया जाए 3rd क्लोज के अंदर, तो उसको बाहर निकाल के उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करी जाएगी और उसको पोस्टमार्टम के लिए है जो भेजा जा सकता है। 5th क्लोज के अंदर उसको भेजा जाता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए भेजा जाता है, जैसे कि सेक्शन नंबर 174 के क्लोज 3rd के अंदर भेजा गया था। फिर आपका आ जाता है 177 ऑनवर्ड्स, जहां पर आपकी बात करेगी इंक्वायरी ट्रायल की, तो 177 आपका जनरल सेक्शन है कि इंक्वायरी ट्रायल कहां पर होगा, तो ऑर्डिनरी उस जगह पे होगा जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन के विद इन वो ऑफेंस आपका कमिट होता है। और 178 से आगे के जितने सेक्शन है वो आपके अपने आप में एक्सेप्शन है इस सेक्शन के कि उनके अलावा भी दूसरी जगह पे इंक्वायरी ट्रायल ये सब कुछ चल सकते हैं। प्लेस ऑफ ट्रायल और इंक्वायरी बोलता है कि वेयर इट इज अनसर्टेन इन विच ऑफ द सेवरल लोकल एरियाज एंड ऑफेंस वाज कमिटेड, ये सर्टेन ही नहीं हो रहा कि किस एरिया के प्रॉपर जुरिस्डिक्शन के अंदर वो ऑफेंस कमिट हुआ है, एज लाइकली सेक्शन 18 CPC, उसको देखना जाके क्या लिखा हुआ है। वेयर ऑफेंस इज कमिटेड पार्टली इन वन एरिया और पार्टली आपके दूसरे एरिया के अंदर है। 3rd बोलता है वेयर एन ऑफेंस इज कंटिन्यूइंग वन, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है कोई भी, जैसे किडनैपिंग हुआ
हिसार से किडनैपिंग हुई, दिल्ली लेके चले गए, फिर बॉम्बे चले गए, कलकत्ता चले गए, बेंगलोर चले गए, तो ये सारी जगह पे क्या हो रहा है, अपने आप में हर जगह पे ऑफेंस कमिट हुआ माना जाएगा। तो जहाँ जहाँ गए वहाँ पे सारी जगह पे आपके केस का ट्रायल है जो चल सकता है। या फिर आपके सेवरल एक्ट डन किए गए हैं किसी भी डिफरेंट लोकल एरियाज के अंदर, तो वहाँ पे भी आपकी इंक्वायरी, इस किसी भी एरिया के अंदर उसकी इंक्वायरी या फिर उसका ट्रायल है जो चलाया जा सकता है। ये आपकी एक तरीके से इसको पढ़ते हैं 183 के साथ। अब 183 बोलता है जर्नी या फिर वॉइस के टाइम पे अगर किसी तरीके का ऑफेंस कमिट हो जाए, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि दिल्ली से बॉम्बे तक जा रहा था और बीच में कहीं पे भी ऑफेंस हो जाए, तो वो बॉम्बे जाने के बाद जब ट्रेन से उतरेगा तब वो क्या करेगा, वहां पे जाने के बाद अपनी इन्फॉर्मेशन रख सकता है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के अंदर, या फिर आरपीएफ को बुला के, रेलवे पुलिस फोर्स को वो इन्फॉर्म कर सकता है कि मेरा पर्स गायब हुआ या फिर मेरा बैग जो है वो चोरी होगा। तो वो चीज़ें आपकी पता कैसे लेंगी कि कौन सी जगह पे हुआ। तो इन बिटवीन जितने भी पुलिस स्टेशन आ रखे हैं या फिर जो कोर्ट आए हैं उन सब की ज्यूरिसडिक्शन है जो बन जाती है। 183 के अंदर 0 एफआईआर वाला भी प्रोविजन आ जाता है। 179 बोलता है कि ऑफेंसेस जो है ट्राइबल वेयर इट इज डन और कॉन्सिक्वेंसेज एंश्योर्स, मतलब आपका ऑफेंस कमिट हुआ था एक लोकल एरिया के अंदर और उसके कॉन्सिक्वेंसेज कहीं और निकले हैं, मतलब कि शूट किया गया है गन से एक लोकल एरिया के अंदर यहाँ पे, और हत्या का प्रयास यहाँ पे था और डेथ यहाँ पे कोज हुई है, तो दोनों में से किसी भी जगह पे उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। 180 बोलता है कि कुछ ऐसे ऑफेंसेस होंगे जिनके लिए एक्ट के किए जाने से ऑफेंस के साथ कनेक्शन बनने की वजह से वो जो सिंपल एक्ट था वो भी ऑफेंस बन जाता है, तो इसको 184 के साथ अपने आप पढ़ना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबरिंग के हिसाब से पढ़ लेना। 181 के अंदर से आपका क्वेश्चन आ सकता है, इसके अंदर बोलता है कि कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ ट्रायल होगा इन केस ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, जैसे ठग हुआ, मर्डर हुआ, किसी भी तरीके की किडनैपिंग, अबडक्शन हुई, या फिर आपका कोई थेफ्ट हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, तो प्रॉपर्टी जहाँ से चोरी हो गई, जिस जगह पे चोरी हुई, जिस जगह पे रिकवर हुई, दोनों जगह पे केस फाइल किया जा सकता है। अबडक्शन, किडनैपिंग, यहाँ से किडनैप हो गई, यहाँ पे आप पकड़े गए हो, तो दोनों जगह पे उसका ट्रायल है जो चल सकता है। इस तरीके की चीज़ें दे रखी है, पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। 182 है लेटर के थ्रू अगर कोई ऑफेंस कमिट किया गया है तो जहाँ से लेटर भेजा गया, जहाँ पे लेटर रिसीव हुआ, दोनों जगह पे केस चल सकता है। 184 प्लेस ऑफ ट्रायल फॉर दी ऑफेंसेस ट्राइबल टुगेदर, जैसे कोई भी केस है 219, 220, 221 जहाँ पर आपके एक साथ ट्राइबल हैं, जॉइंट ट्रायल जिनका चल सकता है, उन केस के लिए 184 है। नंबरिंग याद रखनी है, अंदर से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। 185 नॉट सो इंपॉर्टेंट। 186 हाई कोर्ट डिसाइड करेगा डाउट के केस में कि डिस्ट्रिक्ट वेयर द इंक्वायरी और ट्रायल शैल टेक प्लेस, कौन सी जगह पे आपका इंक्वायरी और ट्रायल चलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हाई कोर्ट को एप्लीकेशन लगेगी। हाई कोर्ट उसको एक तरीके से क्या कर सकता है, अपना उस केस को डिसाइड करके बताएगा कि इनमें से किस कोर्ट के पास प्रॉपर ज्यूरिसडिक्शन बनती है। 187 है कि पावर टू इशू द समन और वारंट फॉर दी ऑफेंसेस कमिटेड बियॉन्ड लोकल ज्यूरिसडिक्शन, अगर आपकी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर कोई ऑफेंस कमिट हुआ था उसके लिए आपकी बताई गई है कि वहां पर आपके समन या फिर वारंट है जो इशू किए जा सकते हैं 187 के अंदर। 188 इज टू बी रेड विद सेक्शन 4 ऑफ द आईपीसी के अंदर है कि ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर भी कमिट हुआ तो उसको इंडिया में इस तरीके से ट्राई किया जाता है जैसे कि वो ऑफेंस आपके इंडिया के अंदर ही कमिट हुआ हो, उसके रिगार्डिंग दे रखा है। तो फर्स्ट क्लोज ए बोलता है कि अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है, उसने हाई सीज या फिर कहीं और ऑफेंस कर दिया, या फिर कोई भी पर्सन है जो कि सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है, उसने इंडिया के एयरक्राफ्ट, इंडिया में रजिस्टर्ड किसी भी एयरक्राफ्ट या फिर शिप के ऊपर ऑफेंस कमिट कर दिया, तो वो डील किया जाएगा जैसे उसने बंदे ने कोई भी ऑफेंस जो है इंडिया के अंदर ही कमिट है जो कर दिया हो, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, प्रीवियस सैंक्शन ली जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। उसके बाद चलता है फिर आपका 189 है, ये भी नंबरिंग के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। 190 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, ऑफेंसेस का ही कोग्निजेंस लिया जाता है ना कि एक्यूज पर्सन का, और मैजिस्ट्रेट उसका कोग्निजेंस हो लेगा। कोग्निजेंस का मतलब टू अप्लाई द जुडिशियल माइंड, तो ये चीज़ की वो जब डिसाइड कर लेता है कि मेरे को इसके ऊपर जुडिशियल कार्रवाई करनी चाहिए, मेरे को इसका ट्रायल शुरू कर देना चाहिए, तो माना जाएगा उसने कोग्निजेंस जो ले लिया है। तो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ अंडर सबसेक्शन 2 में टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, मतलब फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट जनरल रूल के अंदर आपका कोग्निजेंस लेगा, लेकिन JM2C जो है उसको सीजीएम अगर स्पेशली अथोराइज करेगा तो वो कोग्निजेंस ले सकता है। ये दोनों मैजिस्ट्रेट आपके JMIC और JM2C जब भी कोग्निजेंस लेंगे तो वो कैसे लेंगे, या तो कंप्लेंट के बेस पे लेंगे, जो फैक्ट उससे लगता हो कंप्लेंट के अंदर कि हाँ ऑफेंस कमिट हुआ है, तो वो कोग्निजेंस लेगा। सेकंड बी के अंदर आपका पुलिस रिपोर्ट के थ्रू है, 173(2) के अंदर जब है, या फिर 2R के अंदर पुलिस रिपोर्ट जाएगी, उसके अंदर लगे कि ऑफेंस कमिट हुआ है, चालान गया है, तो वो कोग्निजेंस लेगा। थर्ड बोलता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन उसको किसी और पुलिस ऑफिसर के अलावा किसी दूसरे पर्सन से उसके पास पहुंची है, या फिर शू मोटो उसको खुद को पता लगी है, उसके आंखों के सामने कोई ऑफेंस हुआ है, तो वो कोग्निजेंस है जो ले सकता है थर्ड क्लोज के अंदर। सेकंड क्लोज आपका बोल दिया, मतलब फर्स्ट का ABC था, और सेकंड क्लोज के अंदर JMIC के बाद जो JM2C है उसको सीजीएम अथोराइज करता है, तब जाके वो कोग्निजेंस लेगा। 191 के अंदर आपको बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन जिसके खिलाफ कोग्निजेंस लिया मैजिस्ट्रेट शू मोटो
और वो एक्यूज पर्सन चाहता है कि उस केस को वो दूसरे किसी कोर्ट के अंदर ट्रांसफर कर दे, तो एप्लीकेशन लगने के बाद उस कोर्ट के अंदर उसको ट्रांसफर किया जाएगा जहां के लिए सीजेएम ने स्पेसिफाई करके बता रखा हो। आपकी अथॉरिटी है उसके बेस के ऊपर 191 के अंदर क्वेश्चन आता है। 192 में मेकिंग ओवर ऑफ दी आपका केसेस टू द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट को भेजा जाता है जो उसके लिए आपका बोलता है जो सीजेएम है वो जेएमआईसी के पास उसको मेक ओवर कर सकता है। 193 कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस बाय द सेशन कोर्ट, जनरली डायरेक्टली किसी भी ऑफेंस के ऊपर सेशन कोर्ट जो है वो आपका एक तरीके से डायरेक्टली कॉग्निजेंस लेता नहीं अपना, तो एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस कोड or any other law for the timing in force, no court of session shall take cognizance of on any offence as a court of original jurisdiction unless it has been committed to it by the magistrate under this code। इस कोड के अंदर में आपका दो सेक्शन आएंगे 323 और 209, इन दोनों सेक्शन के अंदर जब आपका कमिट किया जाता है ट्रायल के लिए तो कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेता है। अदरवाइज जनरल रूल के अंदर कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के तौर पे डायरेक्टली उस केस के ऊपर किसी तरीके का कॉग्निजेंस है जो नहीं ले सकता है। दूसरी चीजें आपकी आती है कुछ केसेस के 199 का क्लोज 2 है, उन केसेस के अंदर आपका जनरली डायरेक्टली कॉग्निजेंस है जो लिया जा सकता है, वो अपने अपने एक्सेप्शन है। एक बार सेक्शन 209 निकाल लो। 209 आपका बोलता है कमिटमेंट ऑफ द केस टू द कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन द केस या फिर ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय इट। अगर किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास केस पहुंचते ही उसको ये पता लग गया कि ये केस ऐसा है जिसको कि एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ और सिर्फ आपका जो है कोर्ट ऑफ सेशन उसको ट्रायल कर सकता है, तो वो डायरेक्टली उसी टाइम पे उसको क्या करेगा, कमिट कर देगा। बोलता है कि व्हेन इन एनी केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट और अदरवाइज the accused appears or is brought before the magistrate and it is appear to the magistrate the offense is triable exclusively by the court of session। और वहां पहुंचने के बाद ऐसा पता लगता है कि जो केस है वो आपका ट्राइबल है किसके द्वारा, एक्सक्लूसिवली कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो वो क्या करेगा मैजिस्ट्रेट उसको शेल कमिट मतलब होता है भेजना। आफ्टर कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 207 एंड 208, 207 और 8 के अंदर आपका बोलता है कि पुलिस रिपोर्ट की कॉपी, अदर डॉक्यूमेंट्स की सारी जो कॉपीज हैं वो आपकी क्या करी जाएंगी, एक तरीके से इनको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। प्रोवाइड करने के बाद अपना उस केस को क्या करते हैं आगे उसको ट्रांसफर है जो कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द बेल और रिमांड और अदर आपकी जो भी एक्यूज कस्टडी के अंदर है अंटिल जब उसको कमिटमेंट नहीं करी जाती तब तक वो सारी चीजों को फॉलो करने के बाद उसको क्या करते हैं उठा के केस को ट्रांसफर है जो कर दिया जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। फिर आपका सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस कोड रिलेटिंग टू द बेल रिमांड और अदर एक्यूज जो भी आपका होगा उससे की कस्टडी से रिलेटेड और उसका जो कंक्लूजन निकलता है तब तक ट्रायल के पर्पज से उसको आगे भेजा जा सकता है। फिर बोलता है कि इस चीज के रिगार्डिंग आपकी पीपी को भी अपनी इसकी इन्फॉर्मेशन है जो दे दी जाती है कि ये जो केस है वो उस पीपी के पास इसलिए भेजते हैं क्योंकि ट्रायल टू बी कंडक्टेड और केस इज टू बी ओपन बाय द पीपी बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन है उसके अंदर, तो इसके लिए उनको बताया जाता है। उसके बाद एक बार अपना सेक्शन नंबर 323 पे आ जाइए। प्रोसीजर व्हेन आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल मैजिस्ट्रेट फाइंड्स द केस शुड बी कमिटेड। उस मैजिस्ट्रेट को पता लगता है इंक्वायरी स्टार्ट करने के बाद या ट्रायल स्टार्ट करने के बाद कि केस तो सर ऐसा था जिसको कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास उसको भेजा जाना चाहिए था। तो इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू द ऑफेंस और ट्रायल बिफोर द मैजिस्ट्रेट इट इज अपीयर टू हिम, ऑफेंस की इंक्वायरी स्टार्ट होने के बाद या ट्रायल शुरू होने के बाद ऐसा मैजिस्ट्रेट को अपीयर होता है एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर साइनिंग द जजमेंट। जजमेंट साइन करने से पहले उस मैजिस्ट्रेट को ऐसा अपीयर हो चुका था दैट द केस इज वन, ऐसा केस था जो कि ought टू बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन है कि कोर्ट ऑफ सेशन उसको ट्राई करता तो ही शैल कमिटेड टू दैट कोर्ट, उस कोर्ट के पास वो कमिट करेगा। दैट कोर्ट मतलब कोर्ट ऑफ सेशन के पास अंडर द प्रोविजन हियर इन before contained and thereupon the provision of chapter 18 shall apply to the commitment so made। और जब आपके यहाँ पे केस भेजा जाएगा तो इस चैप्टर के जो प्रोविजंस होंगे 18 के वो सारे के सारे अप्लाई होंगे, जिसके अंदर 225 से 237 के आपके जो ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन है वो वाले ट्रायल आपके प्रोविजन के हिसाब से उस केस को आगे चलाया जाएगा। कम अगेन सेक्शन आपका 194 पे आ जाते हैं। एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई द केस और मेड ओवर टू देम। An additional session judge or assistant session judge shall try such cases as the session judge of division may by general special order make over to him for the trial or as the high court may by special order direct him to try। ये आपका सेशन जज और हाई कोर्ट के पास पावर है कि कमिट कर सकते हैं असिस्टेंट या फिर एडिशनल सेशन जज के पास। फिर आपका सेक्शन नंबर 195 आ जाता है जो कि मैंडेटरी नेचर का प्रोसिक्यूशन होगा उनका, जहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी की जाती है पब्लिक सर्वेंट की। कोई भी पब्लिक सर्वेंट की अथॉरिटी उसको कंटेम्प्ट करता हो तो उसके लिए 195 है आपका, जिसके लिए 195 के अंदर आपका दिया गया है प्रोविजन आपका मैंडेटरी रहेगा, तो ये याद करना है। 195 से यही क्वेश्चन आते हैं जनरली। फिर 195A ऑफ द CRPC इज टू बी रेड विद सेक्शन 195A ऑफ द IPC आपका।
फिर आपकी प्रोसिक्यूशन चलता है जजेस या फिर आपके किसी भी पब्लिक सर्वेंट का, तो 197 है, नंबरिंग याद करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। सेकंड क्लोज है, इसको भी एक बार देख लेना है। फिर 198 प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, इसके अंदर 198 का क्लोज नंबर 6 है, उसको आपने देखना है। इंडिपेंडेंट थॉट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर का केस था, जो एज 18 और 15 का था रेप केसेस के अंदर वाइफ का, उसके लिए 198 ए पढ़ना है, 198 बी पढ़ना है। 199 पे आ जाइए, इसके सेकंड क्लोज पे आते हैं। 199 इज टू बी रेड विद सेक्शन 499 आईपीसी का डिफेमेशन का केस है कि किसी भी पब्लिक जो आपके हाई आइडियल्स जो पर्सन्स हैं, उन पर्सन्स का अगर एक तरीके से डिफेमेटरी स्टेटमेंट उसके खिलाफ दी जाए या फिर उनका ऑफेंस कमिट किया जाए उनके खिलाफ, तो क्या होगा, तो उसके लिए है। 199 के अंदर लिखा नो कोर्ट ऑफ सेशन या फिर नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस, कोई भी कोर्ट ऑफेंस की कॉग्निजेंस नहीं लेगा जो कि आपके चैप्टर 21 आईपीसी के अंदर अगर आपका पनिशेबल है, आपके एक्सेप्ट ऑन कंप्लेन मेड बाय द पर्सन एग्रीड बाय द ऑफेंस। ऑफेंस का एग्रीड पर्सन जब तक कंप्लेन नहीं करेगा तब तक उस ऑफेंस के ऊपर कोई भी कोर्ट जो है कॉग्निजेंस अपने आप से शू मोटो ले नहीं सकती है। सेकंड क्लोज बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस कोड, इस कोड के अंदर बेशक से कुछ भी दे रखा हो, मतलब 193 के अंदर था कि कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्टली कोई कॉग्निजेंस नहीं लेगा। व्हेन एन ऑफेंस इज फॉलिंग अंडर चैप्टर 21 ऑफ द आईपीसी, जब भी कोई ऑफेंस ऐसा है जो कि 21 आईपीसी चैप्टर के अंदर 499 वाले सेक्शन के अंदर फॉल करता है, तो उस केस के अंदर is alleged to have been committed against any person who is at the time of such commission, कमीशन होने के टाइम पे जिस पर्सन के खिलाफ कमिट किया गया वो पर्सन आपका क्या था उस टाइम पे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नर ऑफ द स्टेट है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी है, मिनिस्टर ऑफ द यूनियन है, स्टेट का कोई मिनिस्टर हो सकता है या यूनियन टेरिटरी का कोई भी आपका एक तरीके से मिनिस्टर हो सकता है, या फिर पब्लिक सर्वेंट था। तो उस केस के अंदर जो भी अपना पब्लिक फंक्शन को डिस्चार्ज करने के टाइम पे था, उस टाइम पे कोई भी उसके खिलाफ ऑफेंस हुआ तो एक कोर्ट ऑफ सेशन मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस, उस ऑफेंस का कॉग्निजेंस जो है वो मैजिस्ट्रेट ले सकता है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन रहेगा, विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। इसको बिना कमिट करे भी डायरेक्टली उसके ऊपर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, लेकिन अपॉन ए कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पीपी, जब पीपी राइटिंग में अगर कंप्लेंट कर देगा कि ऐसे हाई डिग्नेटरीज के खिलाफ आपका ऑफेंस कमिट हुआ है जो कि फॉल करता है आईपीसी के 499 सेक्शन के अंदर, डिफेमेशन के अंदर, तो उस केस के ऊपर आपका बिना कमिटल के भी उस केस को क्या कर सकते हैं, अपना ट्रायल किया जा सकता है। फिर आपका बोलते हैं कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस नहीं लेगा अंडर द फॉर एन ऑफेंस अंडर सब सेक्शन 2 अनलेस द कंप्लेंट इज मेड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑफेंस इज एलिज्ड टू हैव बीन कमिटेड। ऑफेंस के कमिट होने के बाद आपका जो टाइम दिया गया है 6 महीने के अंदर उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, तभी जाके क्या कर सकते हैं उसके ऊपर कॉग्निजेंस को लिया जा सकता है। कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट के लिए आते हैं, चैप्टर नंबर 15 आपका है एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लेनेंट, जो भी पर्सन आपका कंप्लेनेंट होगा इसकी एग्जामिनेशन की जाएगी। तो बोलता है मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन द पर्सन ऑन ओथ, उन पर्सन को मतलब कंप्लेनेंट पर्सन को और उसके साथ आए हुए कोई भी विटनेस होगा उनकी एग्जामिनेशन करी जाएगी ओथ के साथ, और उसके बाद उनके साइन करवा लिए जाएंगे, खुद के भी, विटनेस के भी, कंप्लेनेंट के भी, और मैजिस्ट्रेट भी उसके ऊपर साइन है जो कर देगा। फिर आपका बोलता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने कंप्लेन कर रखी हो या फिर राइटिंग में कोई कंप्लेंट आ रखी है तो उस केस के अंदर उसकी एग्जामिनेशन करने की जरूरत आपकी नहीं पड़ती है। इवन प्रोवाइडेड दैट व्हेन द कंप्लेंट इज मेड इन राइटिंग द मैजिस्ट्रेट नीड नॉट एग्जामिन द कंप्लेनेंट एंड द विटनेसेस, उनको एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बोलता है कि अगर कोई भी पब्लिक सर्वेंट है या फिर जो अपनी पब्लिक ड्यूटी को काम करते टाइम या फिर केस को मेक ओवर होकर आया तो उस केस के अंदर मैजिस्ट्रेट उसके ऊपर अपने एक तरीके से अपना एग्जामिनेशन या फिर साइन करवाने की उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार अगर एग्जामिनेशन करके पीछे वाली कोर्ट ने उसको मेक ओवर कर रखा है तो दोबारा से ये नई कोर्ट आपकी एग्जामिनेशन उस पार्टी की नहीं कर सकती। 201 आपका बोलता है कि प्रोसीजर क्या होगा जहां पर मैजिस्ट्रेट खुद कॉग्निजेंस लेने के लिए एक तरीके से एम्पावर नहीं होगा। तो इफ द कंप्लेंट इज मेड टू द मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉग्निजेंस लेने के लिए कोई भी ऐसा पर्सन है जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है, उसके सामने अगर कोई ऑफेंस आया तो उस केस में क्या करेगा, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग रिटर्न इट टू द प्रेजेंटेशन टू द प्रॉपर कोर्ट विद एंडोर्समेंट टू दैट इफेक्ट। उसके ऊपर क्या करेगा, जैसे ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर 10 के अंदर रिटर्न ऑफ प्लेंट, तो उसी तरीके से जब आपका कॉम्पिटेंट नहीं होगा तो वो क्या करेगा, प्रॉपर कोर्ट के अंदर प्रेजेंटेशन करने के लिए उसको रिटर्न कर दी जाएगी। और इफ द कंप्लेंट इज नॉट इन राइटिंग तो डायरेक्ट करेगा कि आप उसको लेके प्रॉपर कोर्ट के अंदर चले जाइए। 202 के अंदर पोस्टपोन है, पोस्टपोन कर देगा कि एनी मैजिस्ट्रेट ऑन द रिसिट ऑफ द कंप्लेंट ऑफ एन ऑफेंस विच इज ही इज अथोराइज्ड टू टेक द कॉग्निजेंस, अगर ऐसा उसको लगता है कि कोई भी मैजिस्ट्रेट है जिसने कोई ऐसा ऑफेंस की कंप्लेंट आपने क्या है रिसीव करी है जिसका कि वो अथोराइज है कॉग्निजेंस लेने के लिए और विच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 192 या फिर 192 के अंदर सीजीएम ने जेएमआईसी को ये केस आपका ट्रांसफर कर रखा हो, तो उस केस में ही think fit and shall in a case where the accused is residing at a place beyond the area in which the exercise jurisdiction, मतलब वो कोर्ट जहां पे अपने लोकल लिमिट से बाहर अगर कोई एक्यूज पर्सन रहता होगा तो क्या करेगा, इश्यू ऑफ प्रोसेस को एक तरीके से पोस्टपोन करेगा एंड आइदर इंक्वायरी हिमसेल्फ, या तो उसकी इंक्वायरी खुद कर सकता है या फिर डायरेक्ट कर सकता है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन है जो कर दी जाए
पुलिस ऑफिसर के द्वारा, जो कि जैसा भी उसको ठीक लगेगा इस पर्पस के लिए अपॉइंट किया गया पर्सन होगा और सफिशिएंट रीजन लगेगा तो वो आपकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन ऑफ द इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आपकी बनाने के लिए आपके ऐसे डायरेक्शन नहीं देगा अगर उसको लगे मैजिस्ट्रेट को दैट द ऑफेंस कंप्लेंट ऑफिसर ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो वो 209 या फिर 323 के अंदर उसको कमिट कर देगा। बी बोलता है कि where the complaint has not been made in the court unless the complainant and witness present if any have been examined on oath under section 200, 200 के अंदर जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन आपकी देने के बाद कंप्लेनेंट की एग्जामिनेशन नहीं होगी तब तक वो पर्सन उसको रोक सकता है। सेकंड बोलते हैं इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मैजिस्ट्रेट थिंक फिट टेक एविडेंस ऑफ द विटनेस ऑन ओथ, ओथ के साथ उसके विटनेसेस से एग्जामिनेशन आपकी की जा सकती है और उसके अपने एविडेंसेस लिए जा सकते हैं। Provided that it is appear to the magistrate that the offence complained of is triable exclusively by the court of session, so he shall call upon the complainant to produce all the witnesses and examine them on oath. oath पे रिकॉर्ड करेगा उन सब चीज़ों की, स्टेटमेंट लेगा और उसको कमिट कर देगा अपने कोर्ट ऑफ सेशन के पास। थर्ड को आपने पढ़ लेना है खुद को, कॉग्निजेबल केसेस की रिगार्डिंग है तो उसकी दी गई है। 203 में बोलता है कि अगर कोई ग्राउंड नहीं लगता जिसके बेस पे आगे कार्रवाई करनी चाहिए तो डिसमिस ऑफ द कंप्लेंट की जा सकती है, और एक बार कंप्लेंट आपकी हो चुकी डिसमिस भी तो उस केस के अंदर सेम फैक्ट के अंदर आपका रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर डिनोवो भी हो सकता है। डिनोवो बोले तो एक फ्रेश शूट भी आपका फाइल किया जा सकता है। 204 के अंदर बोलता है चैप्टर नंबर 16 की इशू ऑफ प्रोसेस किया जाएगा, मतलब प्रोसीडिंग को स्टार्ट करना है तो इशू ऑफ प्रोसेस का मतलब समन केस के अंदर समन भेजे जाएंगे और वारंट केस के अंदर आपके वारंट भेजे जाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। इशू ऑफ प्रोसेस मतलब फिर इन द ओपिनियन ऑफ द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस देयर इज सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, अगर उसको लगे कि कॉग्निजेंस लेने के बाद इसके अंदर की सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं जिसके अंदर केस आगे चलना चाहिए तो द केस अपीयर टू द मैजिस्ट्रेट। बी सम्मन केस अगर उसको लगता है तो शैल इशू द सम्मन, और वारंट केस लगता है तो ही में इशू ए वारंट, और अगर उसको ठीक लगे तो वो सम्मन भी भेज सकता है, मतलब सम्मन केस में सम्मन भेजेगा, वारंट केस में वारंट भेजता है जनरली, अलग अगर उसको फिर भी ठीक लगे तो वो वारंट की जगह सम्मन भी भेजा जा सकता है। सेकंड बोलता है कि कोई भी सम्मन और वारंट आपकी इशू नहीं किए जाएंगे जब तक लिस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस आपकी फाइल नहीं करी जाती कोर्ट के अंदर। फिर बोलते हैं थर्ड के अंदर की प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड अपॉन ए कंप्लेंट मेड इन राइटिंग एवरी समन और वारंट इशूड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी अकम्पनीड बाय ए कॉपी ऑफ सच कंप्लेंट, उसकी कंप्लेंट की कॉपी भी उसके साथ में लगानी पड़ेगी तब जाके सम्मन भेजना पड़ता है। जैसे ऑर्डर 7 के रूल 9 के अंदर सीपीसी में दिया हुआ है कि प्लेंट के साथ आपने कॉपी भी जमा करवानी है, जितने डिफेंडेंट के पास आपने सम्मन भेजवाने तो उनके नाम की सबकी एक एक फोटो कॉपी आपकी या फिर कॉपी उसकी जमा करवानी पड़ती है, वैसे यहाँ पे है। फोर्थ क्लॉज के अंदर बोलता है कि जब तक प्रोसेस फीस या फिर आपकी अदर जो भी कोर्ट की फीस है जब तक वो जमा नहीं होगी तब तक इशू प्रोसेस नहीं किया जाएगा। और फिफ्थ आपका बोलता है कि 87 के अंदर आपका जहाँ पे सम्मन और वारंट इन ल्यू ऑफ की बात करता है उनको ये इफेक्ट आपका नहीं करता, वहाँ पे आपका दिया हुआ है तो इशू ऑफ वारंट है इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू द सम्मन की बात करता है। यहाँ पे बोलता है कि ये सेक्शन 87 के क्लोज आपके किसी भी तरीके से उसको 87 के किसी भी क्लोज को ये इफेक्ट है जो नहीं करता। 205 पे आते हैं कि मैजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो पर्सनल अटेंडेंस से डिस्पेंस विद कर सकता है, मतलब छूट दे सकता है, एक्यूज है उसको पर्सनली आने की जरूरत नहीं है तो उसके लिए 299 एंड 317 ऑफ दी सीआरपीसी साथ में पढ़ते हैं। 206 आपका स्पेशल समन जाता है पेटी केसेस के अंदर, पेटी ऑफेंस आपका दो की दिया गया है सेक्शन 95 आईपीसी के अंदर। अमाउंट दिया गया 1000 से नीचे का जो भी केस होगा सम्मन वाला उस केस के अंदर आपकी बात करता है तो वो 206 के अंदर फॉल कर जाएगा। 207 आपको बता दिया कि कॉपी ऑफ पुलिस रिपोर्ट वगैरह जो भी कॉपी है वो एक्यूज को दी जाती हैं जब आपका केस जो है वो आपका इंस्टीट्यूट किया जाता है पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, और अदरवाइज दूसरे तरीके से होगा तो उस केस के अंदर 208 के अंदर केस की कॉपी सब कुछ दी जाती है एक्यूज को ही। 210 के अंदर बोलता है कि अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसने ऑफेंस के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे दी पुलिस ऑफिसर को भी और साथ में उसने इन्फॉर्मेशन अपनी पहुंचा दी किसी भी मैजिस्ट्रेट को भी और दोनों ने अपनी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, तो जब एक स्टेज पे आके दोनों को पता लगेगा कि सेम केस के अंदर दो कार्रवाई चल रही है तो मैजिस्ट्रेट जो होगा वो अपनी इंक्वायरी वाली चीज़ों को छोड़ देगा और इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट अपना होने देगा। तो इसके लिए बोलते हैं स्टे ऑफ प्रोसीडिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 210 एंड साथ में आपका पढ़ते हैं 258 ऑफ दी सीआरपीसी। ये आपका चैप्टर यहाँ पे पूरा हो जाता है। फिर आपका चैप्टर नंबर 17 आ जाता है चार्ज की रिगार्डिंग है। चार्ज का मतलब क्या होता है कि किसी पर्सन के खिलाफ प्रिसाइज फॉर्मेशन ऑफ एक्यूजेशन लगाए जाते हैं, एलिगेशन लगाए जाते हैं, वो चार्ज के अंदर आते हैं। तो 211 आपका चार्ज से शुरू होता है 224 तक चलेगा। तो बोलते हैं चार्ज के अंदर क्या क्या लिखेंगे, तो वो सबसे पहले आपका चार्ज के अंदर आपके कंटेंट क्या क्या होंगे उनकी बात कर रहे हैं। फॉर्म नंबर याद आपने करना है कि चार्ज का फॉर्म नंबर क्या है वो देख लेना, 32 दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट आपका 2B के अंदर आपका डिफाइन किया गया है। अब बात करते हैं कंटेंट के रिगार्डिंग की एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच ही इज चार्ज, मतलब किसके ऊपर कोई चार्ज लगे तो ऑफेंस का नाम पर्टिकुलर आपका जो पता होगा तो ऑफेंस बताया जाएगा, किसने किसी की हत्या की है। सेकंड बोलता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो कोई स्पेसिफिक नाम से कर दिया गया जैसे डेकोइटी विद मर्डर है तो वो चीज़ आपको मेंशन करने की बतानी पड़ेगी।
अगर कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा तो उसकी जो भी डेफिनेशन आपको पता होगी, सर्कमस्टेंसेस पता होंगे, वो सब कुछ बताए जाएंगे। वो पता होने के साथ अगर आपको सेक्शन या लॉ पता है तो वो भी चीज़ आप साथ में मेंशन करके बताते हो। फिफ्थ क्लोज के साथ आपने इलस्ट्रेशन पढ़नी होती है ए, थर्ड क्लोज के साथ आपने इलस्ट्रेशन पढ़नी होती है डी, सेकंड क्लोज के साथ आपने इलस्ट्रेशन पढ़नी होती है आपने सी। तो ये देख लेना तीनों। सिक्स्थ क्लोज पे आ जाता हूँ कि लैंग्वेज क्या रहेगी चार्ज की, वो रहेगी कोर्ट की लैंग्वेज। सेवंथ के अंदर आपका प्रीवियसली अगर वो पर्सन आपका कन्विक्टेड है तो उसके रिगार्डिंग 211 का क्लोज नंबर 7 आपका प्रीवियस कन्विक्शन का अलग से है जो एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट के लिए चार्ज लगाया जाता है। 212 में आते हैं कि पर्टिकुलर्स आपको बताने पड़ेंगे टाइम प्लेस ऑफ पर्सन के रिगार्डिंग कि किस टाइम पे किस पर्सन ने कौन सा ऑफेंस कहाँ पे कमिट किया, वो सब कुछ आपकी डिटेल डालनी पड़ती है। तो बोलता है वेयर द चार्ज शेल कंटेन सच पर्टिकुलर एज टू द टाइम प्लेस एट द एलिज्ड ऑफेंस। उस ऑफेंस का चार्ज जो आपने बता रहे हो, चार्ज लगा रहे हैं, उसका टाइम और प्लेस आपको मेंशन करके बतानी पड़ेगी। द पर्सन इफ एनी अगेंस्ट होम द थिंग if any in respect of which it was committed as reasonably sufficient to give the accused notice of the matter with which he is charged। मतलब उससे जिससे कि उसको पता लग जाए कि हाँ उस पर्सन ने ये वाला ऑफेंस कर रखे हैं, तो इसके लिए उसको बताना पड़ेगा। सेकंड के अंदर बोलता है कि जिस भी तरीके का उसने आपके एक तरीके से क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रखा हो, डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एक रखा हो, किसी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई भी ऑफेंस आपने कर रखा है, तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा आपको कोई भी ग्रोस सम जिससे कि उसको पता लगे और जिससे कि आपको कॉम्पनसेशन है जो दिलवाया जा सके। और अगर आपको उसकी डेट एग्जैक्टली नहीं पता तो 1 साल के अंदर अंदर का मैक्सिमम टाइम पीरियड होगा। अप्रोक्स डेट बताते हो कि इतने के आसपास कोई टाइम था, लेकिन वो उनके 2 डेट के बीच में 1 साल से ज़्यादा का टाइम पीरियड गैप नहीं होना चाहिए। 213 में बोलता है कि जब भी मैनर आपका ऑफेंस के अंदर था कि अगर ऊपर वाली चीज़ों से नहीं पता लग रहा तो मैनर बता देंगे किस तरीके से आपने ये ऑफेंस किया था, ताकि उसको पता लग जाए कि आपने ये ऑफेंस है जो कमिट कर रखा है। 214 आपका बोलता है कि वर्ड्स इन चार्ज टेकन इन द सेंस ऑफ लॉ अंडर विच द ऑफेंस इज पनिशेबल। लेट इट गो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन। वर्ड्स और टेकन सेंस के रिगार्डिंग अगर पूछे 214 पे आ जाना। 15 आपका बोलता है कि अगर किसी तरीके का उस चार्ज के अंदर कोई एरर है तो आप क्या करोगे। अब एरर की वजह से हो सकता है कि पर्सन मिसलीडिंग हो रही हो या फिर उसके साथ इनजस्टिस कमिट हो रहा, तो वो मटेरियल होगा। और अगर पर्सन के साथ किसी तरीके का कोई भी मिसलीडिंग नहीं हो रही है या फिर इनजस्टिस नहीं होता तो इट विल बी इमटेरियल। फिर 216 बोलता है कि अगर आपने मटेरियल लगेगा कि हाँ ये इनजस्टिस हो रहा है तो उसको ऐड या फिर ऑल्टर किया जा सकता है। 216 बोलता है कि कोर्ट में ऑल्टर दी चार्ज, एनी कोर्ट में ऑल्टर और ऐड और एनी ऑफ द चार्जेस एट एनी टाइम बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस। जजमेंट को प्रोनाउंस करने से पहले उसको ऐड या फिर ऑल्टर किया जा सकता है। और उस एवरी सच ऑल्ट्रेशन और एडिशन शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड को फिर उसको पढ़ के बताना पड़ेगा। फिर आपका बोलता है कि जैसे ही ऑल्ट्रेशन या एडिशन की जाती है उस प्रोसीडिंग के अंदर इमीडिएटली विद द ट्रायल is not likely in the opinion of court to prejudice the accused in his defense or prosecutor in the conduct of the case. The court may in its discretion after such alteration or addition has been made proceed with the trial। अगर लगेगा कि ऑल्ट्रेशन करने के बाद ट्रायल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एक्यूज को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस केस के अंदर क्या करेंगे उसी टाइम पे साथ के साथ उसका जो ट्रायल स्टार्ट कर दिया जाएगा, ओरिजिनल के साथ जो भी आपने नए लगाए थे उसके साथ भी। फोर्थ बोलता है कि ऑल्ट्रेशन और एडिशन जब भी करी जाती है इमीडिएटली विद द ट्रायल इज लाइकली इन द ओपिनियन टू प्रीजुडाइज द एक्यूज्ड। अगर लगे कि प्रीजुडाइज कर सकता है एक्यूज को या फिर एडवर्स इफेक्ट डाल सकता है, कोर्ट में आइदर डायरेक्ट न्यू ट्रायल और एडजर्न दी ट्रायल फॉर सच पीरियड एज में बी नेसेसरी। जैसा ठीक लगेगा बाद में भी उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। फिर आपका बोलता है कि जो भी केस है ऐसा हो कि जिसको प्रोसीड नहीं किया जा सकता जब तक कि सैंक्शन आपकी नहीं ली जाएगी, तो सैंक्शन लेंगे उसके बाद केस को आगे ट्रायल चलाया जाएगा। लास्ट क्लोज ये 17 बोलते हैं कि जिन भी विटनेसेस को अपने पुराने चार्जेस के हिसाब से एक बार अपने तरीके से उनका एग्जामिनेशन कर ली थी, अब नया ऐड और ऑल्टर होने के बाद उनको दोबारा बुलाया जाएगा और उनकी रिकॉलिंग करने के बाद उसको दोबारा से उसकी रीसमनिंग करेंगे, रिकॉल करेंगे, उनको एग्जामिनेशन दोबारा से करी जा सकती है। या फिर ठीक लगेगा तो फर्दर एविडेंस के लिए फर्दर विटनेसेस को भी बुलाया जा सकता है। फिर आपका ज्वाइंट ऑफ चार्ज का पार्ट आ जाता है 218, जिसके अंदर बोलता है जनरल रूल है 218 कि सेपरेट ऑफेंस के लिए सेपरेट चार्जेस लगेंगे और सेपरेट चार्ज के लिए आपका सेपरेट है जो ट्रायल चलाया जाएगा। और बाकी अगर ठीक लगे मैजिस्ट्रेट को तो उनको वो क्या कर सकता है, एक तरीके से कंबाइन भी है जो चला सकता है। अगर वो इनजस्टिस कोज करता हुआ या फिर एक तरीके से प्रीजुडाइज नहीं करता होगा तो इकट्ठा चला सकते हो। फिर 219 के अंदर है कि 3 ऑफेंसेस है, सेम काइंड के ऑफेंस उसने कमिट कर रखे हैं 1 साल के अंदर, तो उन सबका एक साथ ही ट्रायल है जो चलाया जा सकता है। द पर्सन इज एक्यूज्ड ऑफ मोर देन 1 ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड कमिटेड विद इन अ स्पेस ऑफ 12 मंथ। 12 महीने के टाइम पीरियड के अंदर ही एक से ज्यादा ऑफेंसेस आपके कमिट किए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफ सच ऑफेंस वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम पर्सन और नॉट। वो ऑफेंस आपके एक ही पर्सन के खिलाफ हुए या फिर अलग अलग पर्सन के साथ हुए। ही मे बी चार्ज विद और ट्राइड 1 ट्रायल और एनी नंबर ऑफ देम नॉट एक्सीडिंग 3। 3 तक के ऑफेंसेस को एक साथ है जो ट्रायल चलाया जा सकता है। 220 बोलता है कि एक से ज्यादा ऑफेंसेस का ट्रायल जो आपका यहाँ पे चलता है उस केस में क्या होगा, इफ एन
any one series of act so connected together as to form the same transaction. Rescue section 6. More offenses than one are committed by same person. He may be charged with and tried at one trial for every such offense. सारे offenses को collectively क्या है, एक ही ट्रायल के ऊपर उसको ट्राई किया जा सकता है. सेकंड बोलता है जब भी उस पर्सन के ऊपर आपके एक से ज्यादा ऑफेंसेस के चार्ज लगते हैं, जो कि आपका हो सकता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो 212, 219 या फिर आपका फाल्सिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, इस तरीके के ऑफेंस है तो एक ही ट्रायल के ऊपर उसका ट्रायल चलाया जा सकता है. थर्ड में बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस फॉलोइंग विद इन द टू और मोर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ लॉ के किसी भी दो या दो से ज्यादा अलग अलग जगह पे फॉल करता है कोई भी एक ऑफेंस, तो उनको भी क्लब टुगेदर करके एक ही के अंदर आपका चलाया जा सकता है. या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आईपीसी के 71 में फॉल करता है, मतलब एक ही तरीके के बहुत सारे ऑफेंस कर दिए, तो कलेक्टिवली उस पर्सन को एक ही ऑफेंस के लिए चार्ज किया जाता है. फिर आपका 221 है जहां पे डाउटफुल हो कि उसने ऑफेंस क्या कमिट कर रखा है, तो क्या होगा, इफ ए सिंगल एक्ट और सीरीज ऑफ एक्टर्स ऑफ सच ए नेचर दैट इट इज डाउटफुल विच ऑफ द सेवरल ऑफेंसेस द फैक्ट्स विच कैन बी प्रूव्ड विल कॉन्स्टिट्यूट. जो भी आपके एक तरीके के फैक्ट बताए गए हैं वो क्या ऑफेंस क्रिएट कर देंगे, डाउटफुल हो रहा है उस केस के अंदर, तो क्या करेंगे, उसके ऊपर चार्ज लग सकता है किसी एक ऑफेंस का उनमें से, या फिर सारे का कलेक्टिवली एक ही चार्ज लगा देंगे. फिर आपका सेकंड के अंदर है कि इन सच ए केस द एक्यूज इज चार्ज विद वन ऑफेंस, उसमें से एक के लिए चार्ज लगता है, और अपीयर इन एविडेंस दैट कमिटेड अ डिफरेंट ऑफेंस, और उसके बाद पता लगे कि उसने कोई और ऑफेंस कमिट किया था, विच he might have been charged under the provisions of subsection 1. subsection 1 के अंदर उसके ऊपर जिसके चार्ज लगाए जा सकते थे लेकिन हमने लगाए नहीं है, तो he may be convicted of an offense which he is shown to have been committed although he was not charged with. मतलब चार्ज किसी और के लगाए थे, ऑफेंस की सजा किसी और की भी मिल सकती है अगर डाउटफुल वाला केस हो तो. बाकी पूरा अपने आप पढ़ना है, इलस्ट्रेशन इसकी पढ़ लेना जी. सेकंड 22 आपका बोलता है कि वेर ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडिंग द ऑफेंस चार्ज, ये अपने आप पढ़ लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. 223 आपका बोलता है कि जब पर्सन्स को ज्वाइन करवाना है, एक से ज्यादा पर्सन्स थे उनको, तो जिन्होंने मिलकर सेम ऑफेंस कमिट कर रखा हो, आईपीसी 34, 149 इनेबलिंग प्रोविजन है. सेकंड बोलता है कि पर्सन एक्यूज्ड है अबेटमेंट का या फिर अटेम्प्ट टू कमिट कोई ऑफेंस कर रखा है. थर्ड के अंदर आपका 219 के अंदर सेम काइंड के ऑफेंस कमिट हुए थे, उसके अंदर एक से ज्यादा पर्सन शामिल थे, या फिर कोई भी पर्सन ऐसा जो कि डिफरेंट ऑफेंसेस कमिट हुए इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजैक्शन, उन सब के लिए होगा. या फिर कोई ऐसा पर्सन ई के अंदर कि एक्यूज्ड है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन वगैरह का, उसके अंदर जो एक से ज्यादा पर्सन शामिल थे, तो सब पर्सन को एक साथ है जो चार्ज किया जा सकता है, जो कि डील होगा सेक्शन नंबर 30 इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, जॉइंट ट्रायल उनका चलाया जा सकता है. 224 के अंदर है कि कोई भी किसी पर्सन को एक चार्ज के ऊपर अगर उसको पनिशमेंट मिल जाती है, तो उन पर्सन को चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाकियों से डिस्चार्ज है जो किया जा सकता है. मतलब किस बेस पे कि एक पर्सन के खिलाफ दो चार्जेस लगे थे, एक के अंदर उसको पनिशमेंट हो चुकी, तो दूसरा जो चार्ज है उसको विड्रॉल किया जा सकता है, और विड्रॉल का इफेक्ट क्या रहेगा अपना, कि उसने उस पर्सन को विद द परमिशन ऑफ कोर्ट करते हैं तो उसको एक्विटल वाला जो है इफेक्ट उसको आ जाएगा. तो ये आपके आज की इस सेशन के अंदर था 154 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन आपके 224. अगली वीडियो के अंदर ट्रायल से रिलेटेड, प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर और आगे के जो सेक्शंस आपके 300 से प्लस जितने भी चलेंगे, मतलब 225 से आगे के सेक्शन आपके सेपरेट वीडियो, उसके बाद एक और पार्ट, मतलब आगे की 2 और पार्ट होंगे. इन टोटल 4 पार्ट के अंदर आपकी सीआरपीसी जो है रैपिड रिवीजन के अंदर कंप्लीट हो जाएगी. इस लेक्चर से जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर कर देना उन सारे दोस्तों के साथ जो कि तैयारी करते हैं जुडिशियल सर्विसेज की, और जिनके पास टाइम बहुत कम है, रैपिड रिवीजन जिनकी ज़रूरत है, तो उनके साथ शेयर करिए. थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो.